बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। रमज़ानुल मुबारक आपका ठीक ठाक गुजर रहा होगा। अशराए मग़फ़िरत ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। 19वें रोज़े में हम पहुँच चुके हैं। ये रमज़ान और हम हैं, एक मरतबा फिर से हम हाजिर हो चुके हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। 19वीं मरतबा वेलकम आपको। मैं हूँ इमरान हसन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई ऐसा लगा था जब ये सिलसिला शुरू हुआ था रमज़ान, और हमका आपको लिटरली बताएं कि बड़ा हेक्टिक होगा, टफ होगा, है समहाउ डेफिनेटली लाइफ है, लेकिन अल्लाह का इतना शुक्र है, इतना करम है कि हम आपकी मोहब्बतों के साथ इसको बहुत खूबी के साथ लेके चल रहे हैं। और द वे यू गाइज आर रिस्पॉन्डिंग ऑन आवर सोशल मीडिया, जैसे आप हमारे सारे कंटेंट को पसंद करते हैं, फीडबैक देते हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो हौसला और बढ़ जाता है। तो आपको बहुत मुबारक हो। आज 19वां रोज़ा कुछ देर बाद मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ तवक्कुआत और उम्मीदें बरकरार है कि बहुत अच्छी सी मीठी सी स्वीट सीड हमारा वेट करिए इंशाल्लाह। तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं जी। आई होप आप लोगों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। फर्शी शलवार बनाने वाली लड़कियां जो है ना, इस वक्त उनकी लाइनें लगी होंगी दर्जियों की दुकान पे, और दर्जी जो है ना आजकल किसी को भाव नहीं दे रहे भाई। वैसे आपको एक बात बिल्कुल भाव नहीं दे रहे, और बहुत सारे लोग, कल तो मैंने खबर पढ़ी, वो बड़ी अलार्मिंग थी, शुरू में शेयर कर देता हूँ कि किसी दर्जी झगड़ा वगड़ा हो गया तो दर्जी को मार दिया किसी ने। ओह माय गॉड, कि टाइम पे कपड़े नहीं। इतना जज्बाती ऐसे जज्बाती नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, मतलब सही है, ईद है, कपड़े अच्छे बन जाए अच्छी बात है, ना बने तो भी कोई बात नहीं। मेरे वैसे 2-3 सूट खराब हो चुके हैं, अभी ठीक करवाने में दर्जी से। अच्छा चले, मैं तो गई थी दर्जी के पास, लेकिन आजकल तो दर्जी वैसे कपड़े नहीं लेते, ठीक करके देंगे या नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल है। कल मैं गई हूँ, मेरे कपड़े तो लिए ही नहीं दर्जी ने। आप तो बहुत ही देर से गई ना, फिर ऐसे नहीं होता। अच्छा खैर, अब आगे बढ़ते हैं क्विकली। एक तो आपको कामयाबी के हवाले से छोटी सी टिप जो हम खुद को भी देते हैं कि कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ते रहते हैं। कहते हैं ना, वो लास्ट स्टेप जिससे आप बैक ऑफ करते हैं, हो सकता है उसके बाद ही वो मंजिल हो जिस तक आप इतना चल के गए हैं। सो आप कभी भी बैक ऑफ होने से पहले या अपने सफर पे रुकने से पहले ये सोच लें कि हो सकता है कि ये वो आखिरी कदम हो जिसके बाद आपकी मंजिल। कहते हैं आप बार बार दरवाजे को खटखटाते रहते हैं ना, तो दरवाजा खुल ही जाता है एक दिन। आपने बस घबराना नहीं है और पीछे नहीं हटना है। कभी कभी हालात मुश्किल हो जाते हैं, हमें पता है, ख्वाब दूर भी लगने लगते हैं, रास्ते दुश्वार भी महसूस होने लगते हैं, लेकिन अगर हम सब्र से काम लें, हौसले से काम लें, तो हर मसले का हल फाइनली अल्टीमेटली निकल ही आता है। और असल कामयाबी जो है ना, वो कहते हैं कि हार मानने में नहीं है, बल्कि चैलेंज का सामने करने में। एक डायलॉग भी है ना, वो मुझे नहीं याद, लेकिन मैं पता क्या था आपने कहा ना कि बार बार दस्तक, तो वैसे पड़ोसियों के घर या किसी के घर जाएं तो दस्तक सिर्फ 3 बार। पड़ोसियों के घर की बात नहीं, वो मैं अलग बात कर रहा हूँ ना, सुन तो लो ना आयशा। वो 3 बार, वो सिर्फ 3 बार आपने करनी है, 3 बार से ज्यादा नहीं। अब इसमें अब दस्तक वाला जमाना तो नहीं है, लोग फोन करते हैं, 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं। हो सकता है बेचारा कहीं मसरूफ हो आप जिसको फोन करें, तो ये जरा थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जश्न नौरोज मनाया जा रहा है। कई ममालिक में इस हवाले से तकारीब भी आपको मालूम है मुनक़िद हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जश्न रोज़ मनाने वालों को मुबारकबाद है उन्होंने दी है, और उन्होंने कहा है कि जो मौसम बहार की आमद है और फितरत की तजदीद है, इसकी जश्न नौरोज़ अलामत है। और गूगल का जो डूडल है ना, वो उन्होंने चेंज कर दिया, वो भी चेंज कर दिया। अब हमें खूबसूरत और रंग बिरंगे कलर जो है ना, वो चारों तरफ हमें नजर आएंगे। ये है गूगल का डूडल। मुख्तलिफ तकरीबात भी होंगी पूरे मुल्क के अंदर, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, मौसम बहार की खास तौर पर वो जो फ्लावर एग्जीबिशंस होती हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म के और नई नई नस्लों के फ्लावर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपके इलाके में, आपके शहर में इस तरह की एग्जीबिशंस हो, तो आप लोग भी जाइएगा, आप अपने बच्चों को लेकर जाइएगा। बच्चे जब इस तरह की चीजें एक्सप्लोर करते हैं ना, तो वो और वीडियोस हमें भेज दीजिएगा, हम वीडियोस को अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। आप अपना कंटेंट निकल, आजकल है नहीं ना इतना कम, क्या करें, कंटेंट बहुत चाहिए हमें, सो डू सेंड अस योर कंटेंट, यू वेलकम प्लीज। आगे बढ़ते हैं जी, यूरोपीय ममालिक की बात करते हैं। यूरोपीय मुल्क फिनलैंड मुसलसल 8वें साल दुनिया का सबसे ज्यादा खुश तरीन मुल्क करार पाया है। हम खुश्क तरीन और वो खुश तरीन। खुशी का जो आलमी दिन है, इसके मौके पर जो यूनाइटेड नेशंस हैं, उनके ताउन से आपको मालूम है एक इंडेक्स जारी किया जाता है, खुश तरीन ममालिक की एक फहरिस्त जारी की जाती है। इस दफ़ा फिनलैंड इसमें सबसे ऊपर है। डेनमार्क, ये जितने स्कैंडिनेवियंस हैं ना, ये बहुत ही खुश है। क्या करते हैं ये फिनलैंड वाले, क्यों इतने खुश हैं? इसमें डेनमार्क है, इसमें आइसलैंड है, इसमें स्वीडन है, इसमें नेदरलैंड्स है। ये सारे स्कैंडिनेवियन जो 3-4 कंट्रीज हैं ना, ये टॉप पे। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है, व्हाट इज सो डिफरेंट अबाउट देम? स्टेट्स ख्याल रखती हैं लोगों का, और वहाँ पे झूठ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, धोखा नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, स्टेट लोगों को ओन करती है और लोग स्टेट को ओन करते हैं। क्या खूबसूरत बात आपने की। अच्छा, कोस्टा रिका भी इसमें शामिल है। नॉर्वे 7वें नंबर पर है, इजराइल 8वें। यार आप तो अपनी बात नहीं करें ना, पाकिस्तान की बात नहीं करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस लिस्ट से। बता दूं, बताइए। वी आर ऑन 109th
दुनिया के 147 ममालिक में से पाकिस्तान खुश ममालिक में से 109वें नंबर पे है। जैसे आप ना ही बताते तो अच्छा बहुत ही कम है, लेकिन चले कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा इंशाल्लाह, हम भी इंशाल्लाह एक दिन ऊपर आएंगे। वैसे पाकिस्तानी है खुश बड़े, लेकिन इंडेक्स कुछ और बता रहा है। खैर आगे बढ़, और आगे क्या हमारे पास स्पैरो के हवाले से फितरत की खुशगवार आवाज़ों की हिफाजत का अहद करते हैं। आज दुनिया भर में चिड़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन का मकसद वो जो आवाज़ आपको चिड़ की सुबह सुनने को मिलती है ना, स्पेशली जब सुबह होने लगती है, सबसे पहली आवाज़ आपके कानों में यही पड़ती है। अच्छा, तेज़ी से ख़त्म होती जो चिड़ियों की नस्ल है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है आज के दिन का मकसद। तो हमने सोचा कि जो चिड़ियाएँ हैं उनको भी खराज तहसीन पेश किया जाए, अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया जाए। सबसे अच्छी बात आपको चिड़िया की क्या लगती है? उसकी आवाज़ ही चिड़िया बहुत मासूम लगती है, बहुत मासूम है और बहुत खूबसूरत, और अब बहुत कम हमें नजर आती है। गाँव देहातों में आ जाती हैं अब भी, लेकिन वैसे नजर नहीं आती। हमने पता नहीं इन परिंदों के साथ हम क्या कर रहे हैं। उस दिन हम बैठ के यहाँ पे जुगनुओं का मातम कर रहे थे कि अब जुगनू नहीं दिखते हैं, क्लाइमेट चेंज, तितलियां नहीं नजर आती, और क्लाइमेट क्या मतलब, हम ही तो दुश्मन है, हम ही तो इन चीज़ों का गला काट रहे हैं, अपनी सारी नेचुरल जितनी भी सिचुएशन। प्रॉब्लम ये है ना कि इंडिविजुअली हम उस तरह से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, लेकिन जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं बेसिक जो अगेंस्ट भी जा रही होती हैं इस तरह की लेजिस्लेशन के, वही इसकी जिम्मेदार भी होती है। पहले होता था चलते चलते हमें शहद की मक्खियाँ उनके पूरे वो घोल नजर आते थे, वो एक जगह से ट्रेवल कर रहे होते थे, फिर आते जाते हम, अब कुछ नज़र नहीं आता है। और हमें ज़मीन के साथ, ख़ास तौर पे मुझे लगता है हम पाकिस्तानी जो है ना, ये बहुत जुल्म कर रहे हैं ज़मीन के साथ। तो इसका ख्याल रखिए, पानी बचाइए, ग्रीनरी में इजाफा कीजिए। इतने बुरे नहीं हैं हम, नहीं हम बहुत ही बुरे हैं, हम बहुत बुरे हैं इस मामले में। 109वें नंबर पे हम, क्या आप कहें? चलिए, इसमें सिर्फ हमारा कसूर नहीं है ना, स्टेट जो है ना उसको भी डेफिनेटली ज़रूरत है ख्याल रखने की मजीद, जिससे बेहतर हो सके, लोग खुश रह सकें। और जानवर और परिंदों का उतना ही हक है जितना हमारा है ज़मीन के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, एक रिलीजियस स्टोरी हमारे पास, काइंड ऑफ रिलीजियस। मस्जिदुल हराम पर जो माह रमज़ान में मुकम्मल चांद का खूबसूरत मंजर है ना, वो बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा। हमने कहा हम आपके साथ भी शेयर करें। ये हसीन मंजर था, इसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, और सारिफीन जितने भी है ना सोशल मीडिया के, खूबसूरत हम दिखा भी रहे हैं, बहुत ही हसीन। ये वीडियो जो है ना, जस्ट इमेजिन जो लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, जो देख रहे होंगे, एक तो रूहानियत चारों तरफ, उसके बाद ये चांद का मंजर, फुल मून, एंड हाउ ब्यूटीफुली इट इज कैप्चर्ड। आई मीन जो भी फोटोग्राफी सुभान अल्लाह निकलता है, मुझे लगता है ऑफिशियल होगा ये मस्जिदुल हराम की जो इंतजामिया। खैर, मस्जिद नबवी की इंतजामिया जो है, उन्होंने माह रमज़ान के आखिरी अशरे में जो रियाजुल जन्ना है, वहाँ पे नमाज के लिए स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है। अब बाकायदा एक ऐप आ गई है जी, वहाँ पे उस ऐप के जरिए आप रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग बेचारे रह जाते थे, नहीं हो पाते थे, और ऐसे ही पहुँच जाते थे, और चूंकि जगह कम है, रश ज्यादा है, तो अब उन्होंने पोर्टल के जरिए आपके नंबर्स आपको दे दिए। ये बड़ा जरूरी है, नुसुक पोर्टल इसका नाम है, और ये कुछ अरसे से यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो भी रहा है। तो अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको पहले नुसुक पोर्टल पर जाकर ना एक काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट आप कह लें, वो आपको लेनी पड़ेगी, देन आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपको वहाँ पर जाने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा जी, गल्फ में ही रहते हैं और थोड़ा मुत्तहिदा अरब अमारा खलीजी ममालिक का जिक्र कर लेते हैं, जहाँ पर ईद पीर 31 मार्च को होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यूए की फल्कियाती मरकज ये बता रहा है कि 29 मार्च को शवाल का चांद नजर आना मुमकिन नहीं है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि चांद की उम्र यहाँ पे उस वक्त कितनी होती है, और क्या हमें शहादतें मिलती है या नहीं, क्योंकि हम भी जो एक्सपेक्टेड ईद की डेट है, जो छुट्टियों के मुताबिक है, वो 31 मार्च ही आ रही है। तो अब ये देखना होगा कि हमारी ईद किस दिन आती है। बहरहाल जो वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, या वहाँ की जो मेट ऑफिस है, मेट ऑफिस ने कहा है कि 31 को शायद वहाँ पे हो सकती है। सो मेट की चूँकि ऑफिस की बात हो रही है, हमारे साथ महकमा मौसमियात है, वो कहते हैं मेरे पास तुम हो, हमारे पास महकमा मौसमियात फिलहाल हमारे साथ जैगम भाई मौजूद हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर है, और तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहरहाल जाहिर कर दिया गया है। और कल अचानक से इतना खूबसूरत मौसम बदला, शाम दिस इज व्हाट यू कॉल इस्लामाबाद। क्या याद बादल आए, बिजलियां चमकी, बरसे और निकल गए। अरे आप जिस जगह पे मैं रहती हूँ ना, ऐसी हवाएं चल रही थी, घूम की आवाजें आ रही थी कि एक टाइम पे मुझे डर भी लगना शुरू हो गया। घूम की आइंदा भी चल सकती है। बहरहाल जी, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। इसके अलावा पूरे मुल्क में मौसम कैसा रहेगा, अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जान लेते हैं। अंजुम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आपका रमज़ान अच्छा गुजर रहा होगा। ये मौसम के बारे में क्या रहने वाला है आने वाले दिनों में मौसम? जी बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान अच्छा गुजर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम मौसम की बात करें तो अब कल से जो है वो मुल्क के अक्सर मैदानी इलाकों में जो दर्जा हरारत है वो बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बारिश आने वाले जो सिलसिले थे वो ऑलमोस्ट अभी एंड हो गए हैं, और फिल वक्त जो है वो कोई सच कोई ख़ास सिलसिला नज़र नहीं आ रहा। ताहम 25 तारीख तक जो है वो मुल्क के शुमाली इलाकों में इक्का दुक्का मुकामात पर जो है वो बारिश का सिलसिला
जारी रहेगा। जैसे इस वक्त भी अगर हम बात करें तो कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो रही है। इसके साथ साथ जो है वो बलूचिस्तान और पंजाब का जो बॉर्डर रीजन है, जो DI खान और DG खान के जो बिल्कुल बलूचिस्तान से मुल्का इलाके हैं, वहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। कुछ सदरन बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ पर भी इक्का दुक्का मुकामात पर हल्की फुल्की बारिश हो रही है। ताहम बारिश का कोई ऐसा अब सिलसिला नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में जो है वो दर्जे हरारत बतदरीज बढ़ेंगे। आने वाले दिनों से मुराद ये जो आखिरी अशरा अब रमज़ान का आएगा, ये स्लाइटली गर्म रह सकता है, इसमें बारिश का इम्कान नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है कुछ। अच्छा, तो ये जो कल एकदम से एक फेज बारिश का बना, वो जब मैं ऑफिस से यहाँ पे निकला शाम को तो थोड़े थोड़े बादल थे जगह भाई, तो मैंने उसी वक्त गूगल सर्च किया तो गूगल पे कोई इंडिकेशन नहीं थी रात तक, मतलब बारिश नहीं था कोई इम्कान इसका। लेकिन फिर अचानक से न सिर्फ वो सारा माहौल बना, बिजली चमकी, अच्छी खासी तेज बारिश भी हुई। तो ये अचानक था या ये पहले फोरकास्ट किया गया था कल वाला जो था फेज? देखें, इस्लामाबाद के लिए तो कल फोरकास्ट बिल्कुल थी और ये इतना अचानक नहीं था। एक जैसे मैंने आपको बताया कि मुल्क के शुमाली इलाकों में एक जो मगरबी हवाओं की सिलसिला है उसकी ट्रफ मौजूद है। उस ट्रफ की कल थोड़ी सी एक्सटेंशन इस्लामाबाद तक हुई, जिसकी वजह से इस्लामाबाद में कल शाम और रात गए कुछ अच्छी बारिश गरज चमक के साथ हुई। ठीक है, तो ये जो टेम्परेचर राइज करने का सिलसिला है, खास तौर पे जो हमारे अपर एरियाज हैं, ये शुमाली इलाके भी हैं, नॉर्दर्न एरियाज जिनकी बात करते हैं, ये कब तक यहाँ पे फॉर्मली हम कहें कि अब समर बाकायदा तौर पे इन हो चुका है, कब तक कहेंगे हम? देखिए, शुमाली जो एक्सट्रीम हमारे शुमाली इलाके हैं, जैसे शुमाली KPK है या GB है, कश्मीर है, इसमें तो आप ये कह सकते हैं कि अभी मार्च के मजीद 10 दिन हैं, या उसके बाद अप्रैल का स्टार्ट जो है वो काफ़ी हद तक खुशगवार होगा। ताहम जो हमारे मैदानी इलाके हैं उसमें कल से बतदरीज गर्मी शुरू हो जाएगी। और अगर शुमाली इलाकों की बात करते हैं तो 15 अप्रैल के बाद वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता गर्मी अपना जोर दिखाएगी। और अंजुम साहब, ये मार्च की जो बारिशों का आपने जिक्र किया था, मुझे याद है फरवरी में हम ज़रा बात कर रहे थे, तो मार्च की बारिशों का डेफिसिट हमने पूरा कर लिया है मार्च के लिए? वी आर ओके? खसारा? हाँ जी, मैं एक मिनट आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल साथ चेक कर लें। और साथ अगर आप जैगम भाई हमें कराची का मौसम भी बता दें, क्योंकि बड़ी हीट वेव चल रही थी, फिर आपने कहा था कि अब समंदरी हवाएं चल जाएंगी, चल गई हैं अब? ठीक है, देखें, समंदरी हवाएं कराची में बहाल है। हीट वेव का जो इम्पैक्ट या इम्कान जाहिर किया जा रहा था वो ऐसा सच नहीं है। हम कल से लेकर अगले 2 से 3 रोज तक दर्जा हरारत में थोड़ा सा इजाफा है, मतलब 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकता है। ताहम अगला हफ्ता भी उम्मीद है कि खुशगवार ही होगा। अच्छा, और ओवरऑल अगले, मैं अगर आखिरी अशरे का आपसे पूछ लूं, पूरे मुल्क की अगर एक पिक्चर आप हमारे सामने रख दें, ओवरऑल आखिरी अशरा थोड़ा गर्म होने वाला है पूरे पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। जैसे हमारे अब तक के 20 रोजे गुजरे हैं, तो आने वाले जो 10 रोजे होंगे वो इसकी बनिस्बत थोड़े से गर्म जरूर होंगे। ठीक है। और ईद के बारे में बता दें, ईद हमारी कुछ ठंडी हो सकती है अंजुम साहब? पहले तो बताएं ना, ईद होगी कब? UAE तो कह रहा है 31 को हो जाएगी वहां पे। आपकी क्या कैलकुलेशन है चांद को लेकर अब तक? जी देखें, जो रमज़ानुल मुबारक का चांद है, इसकी पैदाइश जो है वो 29 मार्च यानी कि 28 रमज़ानुल मुबारक को 3:58 पर होगी। ठीक है। तो जब 30 मार्च को 29वें रोजे को मगरिब के टाइम जब रुयत हिलाल कमेटी का इजलास बैठेगा, तो उस टाइम पर चांद की उम्र तकरीबन पाकिस्तान में 26 से 27 घंटे होगी। अच्छा। तो आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इस उम्र का चांद जो है वो नेकेड आई से आसानी नजर आ जाएगा। और इस बार ठीक है कि मुल्क के अक्सर इलाकों में मतला साफ होगा, तो इम्कानात इसी बात के हैं कि एक जमे गफीर इस चांद को देखेगा इंशाल्लाह। और 31 मार्च को इंशाल्लाह ईद हो जाएगी इंशाल्लाह। इम्कानात हैं कि 31 मार्च को ईद हो जाएगी। बाकी तो अल्लाह के काम है और उसी पे भरोसा, शातें जरूरी हैं, लेकिन इम्कानात साइंटिफिकली मौजूद हैं कि हमारे यहाँ ईद उल फितर 31 मार्च को हो जाएगी, हो सकती है। चले जी, अंजुम नजीर ज़ैगम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो है ना हमें अपडेट किया मौसम के बारे में। अब हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। इस उम्मीद के साथ कि हमारे साथ आप जुड़े हैं। वंस अगेन सिलसिला है मज़ेदार रमज़ान पकवान का। रमज़ान भी है, पकवान भी है, और मज़ा हम उसमें मिक्स कर देते हैं, बिकॉज वी है वजिया विद अस, जो ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ लेकर आती हैं बगैर किसी तवक्कुफ़ के, तातुल के। लेट्स गो टू वजिया सईद एंड से के उनसे पूछते हैं बल्कि वो क्या बना रही हैं। वजिया, क्या बन रहा है आज, क्या खास है आज के हमारे मेन्यू में? मैं आज बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा। सुब्रोसो की चिकन कट हो हमारे पास, तो हम उससे चिकन कोरमा बनाने जा रहे हैं आज।
और आज हम एक वेरिएशन लेकर आए बहुत डिफरेंट। जब सबरोसो हो और हमारा अफ्तारी का टाइम हो तो उससे हम सजाएंगे अपने दस्तरखान को। सबरोसो के चिकन नगेट्स रोल बनाने जा रहे हैं। हमने वेरिएशन किया रोल की। नगेट्स तो पूरा साल चलते हैं, बच्चे लंच में लेके जाते हैं, नॉर्मल्स हम रात में स्नैक्स के तौर पे खाते हैं। और अब सबसे पहले इंग्रेडिएंट बताने से पहले मैं धोऊंगी अपने हाथ, क्योंकि हमें काम करने से पहले कोई भी, आपको पता है, हाथ धोने चाहिए लाइफ बॉय से अपने, क्योंकि जहाँ लाइफ बॉय हो वहाँ पे हाथ धोना बनता है। और ये सेहत तंदुरुस्ती का राज भी है और हमारी सुन्नत भी है। और हम अच्छी तरह देखें मल मल के धोते हैं ऐसे कि 10 से सेकंड तो हमें धोने चाहिए लाजमी, ठीक है। और फिर जहाँ लाइफ बॉय की बात आती है और एलोवेरा केस का जो है, जो 100% हमारे जरासीम ख़त्म करता है, हमारे जरासीम सारे ख़त्म करता है, तो हम तो फिर इस्तेमाल करेंगे ना लाइफ बॉय। अपने इंग्रेडिएंट बताती हूँ मैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक तरफ अपना कोरमा शुरू करते हैं, ठीक है। हमने पॉट निकाल लिया। इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ। ये है हमारी सबरोसो की चिकन कढ़ाई कट हमने लिया है। इतनी साफ़ सुथरी और इतनी अच्छी है कि मैं इसकी चिकन आपको दिखाऊं। ये देखें कितने साफ़ पीसेस बने हुए हैं कि हम इससे कोरमा बनाने जा रहे हैं। कि मुझे इतना पसंद आया कि हर चीज़ इसकी परफेक्ट है। ये देखें कोई चीज़ ऐसी नहीं है, जो विंग भी प्रॉपर अच्छी तरह और साफ़ सुथरा। ये हम इस्तेमाल करेंगे सबरोसो की अपनी चिकन कढ़ाई कट। अपने कोरमा बनाने के लिए हमने 1 कप दही ली है। ये आप मेजरमेंट याद रखें कोरमे का। और हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ब्राउन करके रखी है। ये लाजमी है, आपने करनी है कोरमा, क्योंकि इसी से बनता है। साथ आ जाती है बात हमारी ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची के दाने, लौंग, काली मिर्च और ये जायफल जवित्री मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका, जो लेकिन हम लास्ट में ऐड करते हैं अपनी खुशबू के लिए, इन्हेंस के लिए, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और हम लाल मिर्च डाल रहे हैं, धनिया है, हल्दी है, केवड़ा एसेंस में यूज़ करूँगी इसमें, ताकि खुशबू महक जाए और पता चले कोरमा पक रहा है और हम दानेदार कोरमा बनाने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह। सबरोसो की आप ये चिकन देखें और इसकी पैकेजिंग इतनी साफ़ सुथरी। इसकी चिकन तो आप देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, और 1 kg प्रॉपर है। अच्छा, जब कोरमा बनने की बात आती है तो ऑयल ज़्यादा होता है, क्योंकि हम तरी बोलते हैं उसको, जो ऊपर होती है कुरमे के। ये हम 1/2 कप के करीब इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। हम ये पूरा चिकन, माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरा चिकन इसमें ऐड करने जा रहे हैं। सबरोसो चिकन कढ़ाई कट जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और कितनी साफ़ सुथरी बनी हुई है, इतनी अच्छी तरीके से बनी है कि मैं तो अपनी फैमिली के लिए यही इस्तेमाल करना चाहती हूँ और हमेशा करती भी हूँ। और इनके ही जो चीज़ें हैं ना, ज़बरदस्त है। इनकी रेंज इतनी अच्छी है, इतनी वसी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मैं सारा 3-4 दाने मैंने इसमें लौंग के डाले, 3-4 मैंने अपने काली मिर्चों के डाल दिए इसमें। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी चिकन को। अच्छा, चिकन हमेशा झटपट बनती है, इससे आप जो है, मैं तो चिकन का कोरमा पसंद करती हूँ, मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे चिकन का कोरमा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मैं मसाला बनाने जा रही हूँ। मसाले की मेजरमेंट बता रही हूँ। ये मैंने धनिया डाला इसमें 1 टीस्पून। ये हमने लाल मिर्च डाली 1 टीस्पून। हल्दी तो बहुत थोड़ी सी जाएगी, सारी नहीं जाएगी। ये हमने थोड़ी सी हल्दी डाली इसमें। नमक हम हस्बे ज़ायका रखेंगे, जितना आपको पसंद है, बस ये यही रहेगा। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इसमें हम ये डालते हैं दही, जिसमें हमने सारे मसाले ऐड किए हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट मसाले इसलिए मैंने नहीं डाले, मैंने आपको बताया, क्योंकि वो जो है क्या कहते हैं, मसाले जल जाएंगे, ऑयल हमारा बहुत गर्म हो रहा है। मैं साथ ही इसमें 1/2 प्याज ऐड करने जा रही हूँ, बल्कि सारी ऐड करूँगी, थोड़ी सी मैं इसमें चूर के डालूँगी, फ्राई प्याज। और दानेदार प्याज होती है, कोरमा दानेदार जिसको कहा जाता है, उसमें थोड़े दाने आते हैं। ये हमने अपना इसको मिक्स किया अच्छी तरह। अब इसे मैं पकने छोड़ दूँगी 5 से 10 मिनट। इतनी देर में मैं जो है उस पे अपने नगेट्स रोल का काम शुरू करूँगी, जो हमने पराठे पहले से ही बना के रखे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने चिकन नगेट्स रोल पर। ये देखें जी, इसकी पैकेजिंग, मेरा दिल देख के बहुत खुश होता है कि भाई हमारा सबरोसो है हमारे पास, तो हम
अपने नगेट्स बनाते हैं। और नगेट्स तो एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो पूरा साल चलती है, हमारे बच्चों को पसंद होती है, हम बच्चों को लंच बॉक्सेस पे देते हैं। और इन्होंने हम सब मम्मियों की ना मुश्किल आसान की और बहनों की। और ये भी नहीं कि छोटा साइज़ हो या पतला हो, कितना अच्छा टेक्सचर है, कोई इसमें केमिकल शामिल नहीं है किसी किस्म के, और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। और ये देखें इसकी कोटिंग भी कितनी अच्छी है और उतरी हुई भी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें। मैं अब देखें रोल बनाऊंगी ना। नगेट्स फ्राई होने में कोई टाइम नहीं लगता क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। देखें कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। ये देखें ये हो गए हैं हमारे। हम इसका फ्लेम ऑफ करने जा रहे हैं। ये हमने इसके अंदर रखे। ये देखें, और इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। मैं भी आपको जैसे आजकल हो रहा है ना टक टक करके वो भी दिखाती हूँ छुरी से कि कितने क्रिस्पी बने हैं। बिल्कुल ये ऑयल और रिजर्व नहीं करते, बहुत हेल्दी हैं, बहुत अच्छे हैं। इनको तो हमें इस्तेमाल करना ही चाहिए। हम अपना अब ये चेक करते हैं कोरमा कि कहाँ तक पहुँचा है, कैसे पहुँचा है और कितना बना है। कलर बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसे हमें अब सिर्फ भूनना है और ये रेडी है बिल्कुल। मैं बना रही हूँ सबरोसो के चिकन नगेट्स रोल, जो बहुत मुनफरिद हैं, बहुत डिफरेंट है। क्योंकि जब हमारे पास आता है सबरोसो तो हम उससे वेरिएशंस करते हैं और अपने दस्तरखान को सजाते हैं जो अलग अलग डिशेस से होती हैं। अब हम उसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। मैंने लिए है मायो, ठीक है, किसी भी आप घर में बना लें या जो भी, ठीक है। मैंने आइसबर्ग ली है। मैंने इसमें टमाटर लिए हैं जिसके मैंने बीज निकाल दिए और मैंने इसे जूलियन कटिंग में कर लिया। ये केचप है, ये चिली गार्लिक सॉस है, ये बारबेक्यू सॉस है और ये कैप्सिकम, शिमला मिर्च। जो सब्जियां आपको पसंद हो आप वो डालें, या बच्चों को नहीं पसंद तो आप सिर्फ सॉस लगा के नगेट्स लगा के आप दे सकते हैं। बहुत अच्छे और मज़े के बनते हैं। ये मैंने इसके अंदर मायोनीज़ लगाया मैंने इसमें। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा केचप, क्योंकि केचप थोड़ा मीठा हो जाता है इसलिए केचप थोड़ा कम। साथ ही मैंने चिली गार्लिक सॉस और बारबेक्यू सॉस। बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, इसको मैंने लगाया। अब साथ ही मैंने इसमें आइसबर्ग रखी। ये शिमला मिर्च डाली मैंने इसमें। कलरिंग देखें आप, सिर्फ कलरिंग कितनी प्यारी माशाल्लाह से लग रही है। अब मैं इसके अंदर पूरे नगेट्स डाल दूँ। अच्छा, आप नगेट्स को छोटा भी कर सकते हैं, जिस साइज़ का आपको करना है आप कर लें, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो पूरा रख रही हूँ क्योंकि पूरे अच्छे लगते हैं। और साथ ही मैंने इसको रैप करा। ये और कितने अच्छे सेहतमंद रोल बने, ये चेक करें कि बिल्कुल कोई इसमें बिल्कुल भी ख़राबी नहीं है। चिकन पीस भी प्रॉपर है कि बंदा के वाह भाई वाह कितने मज़े के। हमसे एक सट्ठे बनाने लगते हैं। ये भी हमने यहाँ डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर केचप डाला, हमने बारबेक्यू सॉस, अब मैं इसको एक बार मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर ये अपने आइसबर्ग डाल रही हूँ। ये आइसबर्ग डाली हमने टमाटर डाले। ये मैंने अपने टमाटर डाले। ये मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड करी। और मैं दो इकट्ठे बना रही हूँ इसलिए क्योंकि हमारा कोरमा रेडी है, टाइम कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। ये मैंने इसको रैप किया। अच्छा, इसे टूथपिक भी लगा सकते हैं, बटर पेपर के साथ भी रैप करके आप दे सकते हैं। जैसे कोई दावत हो तो आप इसको बटर पेपर के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे कटिंग भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, जैसे पराठे कम बनाए हो तो। ये देखिए कितने परफेक्ट और अच्छे मज़े के बने हैं। हमारा कोरमा भी ऑलमोस्ट रेडी है।
शक्ल हमारी बहुत अच्छी आई है और खुशबू लाजवाब है। ये देखिए, हम अपने कोरमे की सर्विंग पे आते हैं। इतनी मज़ेदार खुशबू है ना हमारे कोरमे की, ओए होए होए। ऑयल चेक करें, इसका गाढ़ापन चेक करें, इसमें दानेदारपन चेक करें कि कितना ज़बरदस्त आया है। जैसा कोरमा होता है ना वैसा ही बिल्कुल बना है। ये देखें जी। जी, ये तो हमारी दोनों रेसिपीज जो हैं वो हो चुकी हैं तैयार, और वजीहा सईद जो हैं वो उसके बारे में थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करेंगी। नगेट्स रोल बनाए हैं आज सबरोसो के, और इसके साथ साथ मजेदार चिकन कोरमा, ये दोनों हमें नजर भी आ रहे हैं। वजीहा दिखा दें और जल्दी से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी आयशा, मैं रेडी कर चुकी हूँ अपने सबरोसो के चिकन नगेट, और साथ ही आपको पता है हमने चिकन जो यूज़ किया वो भी सबरोसो की यूज़ किया कढ़ाई कट, और इतनी फ्रेश, इतनी अच्छी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसके अंदर हमने सारे घर के मसाले यूज़ किए अपने कोरमे के अंदर, जिसमें जायफल जवैत्री है, बड़ी इलायची के दाने हैं जो डलते हैं ख़ास तौर पे, और हमने इसको ख़ुद बनाया है अपने हाथों से। और ये आपके लिए हम एक वेरिएशन लेकर आए सबरोसो के चिकन नगेट्स रोल के, क्योंकि आप जानते हैं सबरोसो की इतनी बड़ी वसी रेंज है, और नगेट्स तो पूरा साल ही चलते हैं। हमारे यहाँ स्कूल में हम बच्चों को भी दे रहे होते हैं, घर में ख़ुद भी खा रहे होते हैं, रात में खा रहे होते हैं ऐसे ही। तो और ये हमारा जब अफ्तारी का दस्तरखान सजेगा, और ये इतने मज़े के रोल बने। इसमें हमने आइसबर्ग ऐड की है, टमाटर ऐड किया है, शिमला मिर्च ऐड की है, बारबेक्यू सॉस ऐड किया है, और ये बहुत यम्मी और डिलीशियस बने। और एक इनफ है। आपने जो है ना एक रेसिपी बना दी है आप भी मुझे लगता है जैसे आप बता रही हैं, बताने में इतनी यमी है तो खाने में कितनी यमी होगी। वजिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त, बहुत ही आला। अब एक ब्रेक की जानिब जाते हैं। मजेदार पकवान में एक ब्रेक का वक्त हुआ। क्यों आते हैं? आज हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं जो कहते हैं कि फास्ट फूड जो है ना वो सेहत बख्श भी हो सकता है, और मैं परेशान हूं। डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में इलेक्शन में खड़े हो, इनको बड़ी यूथ वोट देगी। जो जेन ज़ी है ना, सारा वोट इनको मिलेगा, बिकॉज़ दे द फास्ट फूड फैट्स। आप क्या फास्ट फूड वाकई सीरियसली फायदे हम डिस्कस करने लगे? डॉक्टर साहब जो है ना उनसे ही जानते हैं। डॉक्टर उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं कि फायदे हैं, क्योंकि ये क्लेम कर रहे हैं भाई मैं नहीं कर रही, आजकल का जो जदीद तर्ज़ ज़िंदगी है, पहले तो आपको बताएं भाई फास्ट फूड का सबसे बड़ा फायदा तो ये कि वो फास्ट है, तेज मिल जाता है, घर में नहीं पकाना ग्रैब किया, खाया, निकल गए। एक तो सबसे अच्छा है, दूसरा ये कि इजीली अवेलेबल है और टाइम ज्यादा नहीं लगता। फ्राइज मजे, सब कुछ ही मजे का होता है। फ्राइज क्या, तो डॉक्टर उस्मान आफ्ताब आज इस दावे के साथ आए हैं भाई फास्ट फूड के भी फवाइद मौजूद हैं। वो क्या है तो डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। थैंक यू सर, हाउ आर यू? आई एम ओके, थैंक यू। आपने हमारा बिलीफ सिस्टम बदल कर रख दिया डॉक्टर साहब। नहीं, इतना ग्लैमरस नहीं है, जज्बात बदल रहे हैं, ख्यालात बदल रहे हैं। ये रमजान के की वजह से ना कि जो फास्ट फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा, इसमें अब जाहिर बात है मुझे असल में ड्यूरेस अंडर ड्यूरेस सो मोर देन लाइक फास्ट फूड हम कह ले रमजान स्नैक्स की ज्यादा बात है कि रमजान स्नैक्स जो हम इस्तेमाल रमजान जैसे पकोड़ा, समोसा, जलेबी। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं घर से निकलते मेरी वालिदा ने कहा खबरदार जो तुमने पकौड़ों की बुराई की इस बार। हम आंटी के साथ हैं इस पे। नहीं, हम दिल से, हम भी सबके साथ ऐसे। लेकिन देखिए जो बाकी सारी चीजें ना, जब भी हम किसी को ये फ्राइड फूड, ये पकौड़े, समोसे, फ्राइज और रोल्स और इनकी बात करते हैं, अभी तो वैसे ही पानी भी आ गया मुंह में, लेकिन उसमें जरूरी से एक चीज ये है, एक उसका पहलू है न्यूट्रिशन, एक उसका फैमिली बॉन्डिंग। जो फैमिली बॉन्डिंग वाली चीज है ना, वो हम हर चीज को उनको निगेट करते हैं। दिस इज न्यू, देखिए दिस इज नाइस। जो अगर आप अपने जहन में, मैं आपको कहूँ कि आंखें बंद करें, 2 मिनट के लिए पीछे बैठे और सोचें कि जी अफ्तार का माहौल क्या होगा। सो आपके एक बड़ी स्टीरियोटिपिकल सी पिक्चर आएगी कि जी एक लाल शरबत पड़ा होगा, कुछ पकौड़े शोर मच रहा होगा, मुझे प्लेट दे दो, पानी दे दो, पकौड़ा दे दो। यस, लेकिन इस सब हम सब की सोच में, हम जो मर्जी कहें, जिस मर्जी बैकग्राउंड से हो ना, हमारी सोच में एक चीज जरूर होगी, फैमिली टाइम। फैमिली टाइम, क्योंकि अफ्तार एक फैमिली टाइम है। और इन चीजों को एक नॉर्मल घर के खाने में और अफ्तार में क्या फर्क होगा, क्योंकि एक बिकॉज इट्स टाइम बाउंड, साथ फैमिली इकट्ठा होगी। इसमें छोटा, जो अब मेरा अपना छोटा बेटा है, उसको आप रोटी खाने को कह देंगे शोर मचाएगा, लेकिन अफ्तार के टाइम पे क्योंकि देयर इज समथिंग फॉर समबडी, हर बंदे के लिए। डॉक्टर साहब, ये इसमें साइकोलॉजिकली क्या है, मेडिकली हम ये जो फ्राइड आइटम है, दुनिया में इतने फ्राइड आइटम्स हैं, अब हम कभी नहीं कहते कि फ्राइड चिकन उस तरह से डेली बेसिस पे बने, या कोई ऐसी पकोड़ा मेनली हमारी बेसिक डिश है। हम अगर अफ्तारी की बात करें, इसमें क्या साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन है हमारे लिए, हमारे बड़े सगीर में रहने वालों के लिए कि पकोड़ा ही हमें पसंद है? ये तो रेसिस्ट काम है वैसे, कि चिकन ठीक है लेकिन पकोड़ा गलत है, वो गरीब का आदमी ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन देखें ये वो उन, जैसे मैंने कहा ना, ये उन चीज़ों के साथ है कि हमने इसको एसोसिएट कर लिया
अपने त्योहारों के साथ, अपने रमजान के साथ। ये उसी तरह है कि अगर आपके घर में सवैयां ना बने ना ईद वाले दिन, तो आप कहेंगे यार ये कौन सी ईद ही नहीं होती, ये ईद ही नहीं। ये सेहत बख्श इसलिए है क्योंकि हमने इसको एसोसिएट कर लिया है फैमिली टाइम के साथ। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। ओके, देखिए जब हम बात करते हैं ना किसी भी चीज की कि जी फास्ट फूड इन जनरल या फ्राइड फूड नहीं खानी चाहिए, तो क्या आप उनको जीरो ले जाएंगे अपनी डाइट में से? नो। हम जब डॉक्टर्स या मेडिसिन बात करती है ना, तो वो बात करती है क्वांटिटी पे। जो अफ्तार रमजान के दरमियान भी लोगों को हाजमे के जिनको मसले होते हैं, जो हमें मिलते हैं आके, वो बेसिकली होका है, बिंज ईटिंग, जिसे हम कहते हैं कि जी प्लेट लो सारा कुछ ही। आज तो अपनी प्लेट से ज्यादा दूसरी जो टेबल पे पड़ा हुआ है उस पे नजर ज्यादा है कि जी उसकी बारी कब आएगी। ये भी फैमिली ट्रेडिशन होती है, ट्रेडिशन है। और वो जो बुफे देख के लोगों का पागलपन होता है, इफ्तार बुफे जो होते हैं, और उसके बाद जब हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी में लाइंस लगी हुई होती हैं। हम तो ये मैं कहेंगे ना कि हम तो, मैं बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो हमेशा कहूंगा कि इफ्तार के साथ एक मेरा कोना भी खोखा होना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन जिन लोगों को ज्यादा मसले हो रहे हैं, यस, क्या हमें सिर्फ फ्राइड फूड खानी चाहिए? नो। क्या इसका एक क्वांटिटी में खानी चाहिए? ऑफ कोर्स। क्योंकि ये ना, अब आपको एक दूसरा दूं कि बच्चों को वेजिटेबल खिलाने का एक बहुत आसान और एक आप समझें कि जी मिस्चीवियस सा तरीका है। क्योंकि वरना आप किसी बच्चे को कहें कि जी आप बैंगन, मैं खुद अगर आप मेरी मिसाल लें तो मुझे जिंदगी में बैंगन जो खिलाया गया है ना, वो पकौड़ों के अंदर डाल के खिलाया गया। उसके अलावा बैंगन की आपकी नहीं बनी। आप कहते ना नहीं यार, नहीं ये तो मैं खाना ही नहीं है। तो मैं भी अच्छा, मेरा अगला सवाल भी पकोड़े की इन पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन के हवाले से है। मतलब फ्राइड तो हुआ, तो इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज तो वो जारी बात है, हो गया डैमेज, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, और आपने वो फैमिली गेट टुगेदर की बात की, जो एक पकोड़े की कॉम्पोजिशन है, इसमें कोई हल्की फुल्की तब्दीली ऐसा कर सकती है कि वो हमारी सेहत के लिए बेहतर हो जाए? किसी चीज़ का बढ़ा देना या किसी का कम कर देना? ये तो देखिए आपके खातून खाना और मैडम ज्यादा बताएंगी, या जो लोग घर में ज्यादा कुकिंग करते हैं, डिफरेंट तरह के पकोड़े बनने लगे हैं। मतलब न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रिशनल में अगर हम वेजिटेबल, जैसे हमने बात की ना कि अगर हम वेजिटेबल्स का उसमें इस्तेमाल शुरू कर दें, तो दैट विल बी अनदर ग्रीन्स। जिस तरह अब पालक डालने का बहुत बड़ा फैशन है, बहुत अच्छे पकोड़े, बहुत मजे के भी बनते हैं। ये बैंगन की मैंने बात की, इसी तरह आलू वगैरह इस्तेमाल, वो तो खैर एक कॉमन स्टेपल है। याद करा दिए, सब पालक वाले पकोड़े नहीं खाए हमने। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में तो सिर्फ पालक वाले पकोड़े बनते हैं, पालक, प्याज एंड आलू सब कुछ डाल के। ये मैन्यूटिक फाइबर डे में वो जो फाइबर भी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सिर्फ पकोड़ों के साथ ही मंसूब है या फिर इसके अलावा भी कोई डिश और फैमिली टाइम से हम उसको जोड़ दें तो फिर उसकी भी उतनी ही न्यूट्रिशनल वैल्यू हो जाएगी? देखिए, अगर हम मैं ना बुराई निकलवा के रहूंगी आपके मुंह से पकोड़ों तो ये देखिए, मैं जो तो ऑर्डर किया गया, अम्मी ने कहा कि मुझे बुराई नहीं करनी, अम्मी देख रही है, मना किया कि आज नहीं बात करनी, अम्मी देख रही है। देखिए, अगर आप अब हम लोग जब बात कर रहे हैं ना एक फास्ट फूड की, तो उसको एक बात जरूर देख लें कि हम वो बाहर के खाने की ज्यादा बात कर रहे हैं। क्या घर में लोगों के कबाब नहीं बनते? क्या घर में लोगों को बन पराठा नहीं बनाया जाता? क्या घर में हम होममेड कबाब और होममेड सैंडविचेस नहीं हर घर में बनते हैं? हर घर मतलब नॉर्मल खाने से डिफरेंट जो हम करते हैं, स्पेशली इफ्तार के दौरान जो आइटम्स होती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो फायदेमंद है। वो फायदेमंद बिल्कुल है अगर वो राइटली कुक्ड है, वो घर में अगर बने हुए हैं, कॉम्पोजिशन ठीक है, न्यूट्रिशन ठीक है। अच्छा, एक फिनोमिनन सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि जी वो जो रिसाइकल ऑयल होता है वो नुकसानदेह है, वी नो। लेकिन हमें ये भी पता है कि लोगों बेचारों के बजट्स ही नहीं है, ऑयल घी इतना महंगा है, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसमें कुछ सर्टन लिमिट डॉक्टर्स बयान कर देते हैं कि अच्छा यार इतना इस्तेमाल कर लें या इतने दिन कर लें, या नहीं बिल्कुल ही नए पे जाएं। बिल्कुल नए पे तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। यार देखिए, हर दिस इज ये उस तरह की चीज़ है कि जो आप एक बार करेंगे तो ये क्या हो, बड़े बड़े होटल भी नहीं करते एक बार। ये तो देखे ना, ये तो क्योंकि आप खुद भी, अगर मैं आपको कहूँ कि यार एक जो कढ़ाई बनी हुई है उसका तेल उल्टा दे, तो आप खुद भी सोचेंगे एक बार, तेल उलट जाएगा यार ये महंगा करना है, आप अफोर्ड भी कर रहे हो, फिर भी आप कहते हैं यार ये कुफराने नहीं बनता है। ऐसे ही। लेकिन देखिए, एक तो तेल आपको खुद भी बताना शुरू कर देता है, जो मैं कुक नहीं हूँ और मैं बोलूंगा भी नहीं, कोई मैं अथॉरिटी भी नहीं हूँ, लेकिन तेल के अंदर कुछ चेंजेस भी आना शुरू होते हैं, जिसमें रंग बदलना शुरू हो जाता है, रंग गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, उसमें सेडिमेंटेशन आना शुरू हो जाती है, जैसे कालक नीचे बैठना शुरू होती है। हमारे यहाँ तो वो है ना कि हमने टूथब्रश को नाड़ा पोनी पे बना के और हर चीज करनी है, तो हम टूथपेस्ट के ऊपर बेलन चलाना है। एग्जैक्टली, तो हम वो उस तेल को भी छान रहे होते हैं कि किसी तरह को मलमल के तेल का तेल निकाल रहे होते हैं। आप घर की याद क्यों दिला रहे हैं डॉक्टर साहब? क्या ये हर घर में नहीं? ऐसा सब घर में। सो आप अपने घर में अगर अपने हिसाब से ये देख लेना कि जी जब तेल की हेल्थ, क्योंकि हर घर में हर तरह का तेल जो है वो एक तरह से डिसइंटीग्रेट नहीं है, लेकिन इसमें एक मॉडर्न जो चीज आना शुरू हो गई है, ये एयर फ्रायर कॉन्सेप्ट। एयर फ्रायर, हाँ,
देखिए हेल्दियर, थोड़ा महंगा है लेकिन यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब पकोड़े आप उसमें एयर फ्राई भी कर सकते हैं। पकोड़ों क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है तो उसको यार मैं कह रही हूँ कि फ्राई ना ही करना पड़े ना। देखिए कुछ ना मेरे जैसे भी लोग होते हैं जिनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है वेट गेन करने की, उनको बहुत मेहनत। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप मेरे सामने वेट गेन की बात करें अच्छा डॉक्टर साहब, उन लोगों के बारे में आपने कुफरान नेमत का तस्करा किया जिन लोगों के सामने बड़े अच्छे पकोड़े और स्नैक्स अफ्तारी के वक्त भी पड़े हों लेकिन वो ना खाएं और एक खा के कहें कि बस मैं, आप उनकी विल पावर को सैल्यूट करेंगे कि नहीं करेंगे? कि कुछ कहते हैं ना, फलसफे में कहा जाता है जो इंसान कहे कि वो पकौड़ा नहीं खाता उस पर एतबार नहीं करता। ये आपने अपना फलसफा बना लिया डॉक्टर साहब। ये हो गई ऐसी एडवोकेसी, हम लेके आगे चले पकौड़े की बेहतरीन। वेल डॉक्टर साहब, चले अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए, कोई और टिप, कोई ऐसी चीज आपके माइंड में हो जो इन दी एंड जाते जाते आप देना चाहें? एनीथिंग। मैं क्या अगर मैं किसी को कहूँ कि यार समोसे पकौड़े फ्राइड चीजें ना खाएं तो इट इज इम्प्रैक्टिकल, और मैं कहूँगा ना कि थोड़ी शायद मुझ पे कोई फतवे भी लग जाएंगे, थोड़ा सा इम्पॉसिबल भी है। एक तो मैंने ही लगा दिया आपके ऊपर फतवा ना, इम्पॉसिबल ठीक है। और अगर क्या मैं आयल भी, वो कहते हैं ना कि दोगला होऊंगा, मैं आपको कहूँगा जी मैं नहीं करता, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आप उसको ना पोर्शन कंट्रोल कर लें। ठीक है। पोर्शन कंट्रोल के साथ इसको स्टैगर कर लें कि जी अफ्तारी की नमाज ब्रेक लें थोड़ी सी, फिर थोड़ा सा उसके बाद खाना अलग कर लिया, ताकि आपको वो ना हो कि जी मैंने बहुत अपने आप को भर लिया। अक्सर और बॉडी को थोड़ा मौका दें कि वो एब्जॉर्ब कर ले। और एक चीज मैं जरूर आपके प्रोग्राम से कहना चाहूंगा लोगों को कि यार थोड़ी सी एक्सरसाइज का इसमें ना बना लें, और बेस्ट टाइम इज आफ्टर खाना, ताकि क्योंकि अब सबने सोना है, तरावी पढ़नी है, सोना है, सुबह जल्दी उठना है, और फिर इफ्तार के बाद जो मीठी मीठी नींद है वो तो बहुत ज्यादा आती है। तो मेरे लेकिन ना अगर हम 15-20 मिनट छत पे, गार्डन में, स्ट्रीट में, कमरे में, कहीं पे वो कर लेना तो आपको गैस्ट्रो के कई मसले जो हैं जिनमें रिफ्लक्स वगैरह, पेट भारी हो जाना, डायरिया वगैरह, डकार आना और रात की नींद डिस्टर्ब होना, ये और स्पेशली रमजान में ये बहुत ज्यादा होता है। हालांकि मारूफ इंटरनेशनल होते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि कम मरीज आए, डॉक्टर के शर से बचें। ठीक, डॉक्टर के शर से। वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू सो मच, रियली प्लेजर मीटिंग यू जी। डॉक्टर उस्मान आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद थे, गैस्ट्रो के हवाले से, रमजान रूटीन के हवाले से। द फर्स्ट डॉक्टर हु इज एक्चुअली एडवोकेटिंग टू ईट पकौड़ास बट इन अ पोर्शन विद अ गुड कॉम्पोजिशन। कम खाएंगे और उसको हजम कर लेंगे तो नुकसान नहीं है, लेकिन ज्यादा तो कुछ भी खाएंगे, ज्यादा तो फ्रूट्स भी खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा। ये तो एतदाल जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, एतदाल में रह के खाना भी चाहिए, एतदाल वाली जिंदगी भी गुजारनी चाहिए, तो सब कुछ ठीक रहता है। स्पेशली लाइफस्टाइल के ऊपर काम करना जरूरी है। अब एक ब्रेक की जानिब जाते हैं जी, साथ रहिए। वेलकम बैक। अब जिक्र कुछ खुशी का, उस सेंटिमेंट को, उस एहसास का। खुशी सिर्फ एक जज्बाती कैफियत नहीं है बल्कि हमारी जहनी, जिस्मानी और समाजी सेहत के लिए भी एक बुनियादी जुज़्व है, एक बुनियादी ज़रूरत है। रिसर्च ये साबित करती है कि जो खुश रहने वाले अफराद हैं न सिर्फ ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं बल्कि इनकी ज़िंदगी भी लंबी और ज़्यादा पुरसुकून होती है। लेकिन आजकल का जो तेज़ रफ्तार दौर है, तेज़ रफ्तार क्या हर वक्त की तो ओवर थिंकिंग है, अनड्यू प्रेशर्स हैं, और लोगों की ज़िंदगी को देखते के ना सोशल मीडिया के ऊपर एक अनवांटेड किस्म के प्रेशर्स अपने ऊपर बिल्ड कर लिए हमने, खुशी कमी नसीब होती। अच्छा, ऐसा लगता है समटाइम्स कि आप ना खुश होना शायद भूल गए हैं। हमें अपने इर्द गिर्द जब हम देखते हैं ना, तो सवाल ये है कि क्या खुशी का ताल्लुक सिर्फ हालात से है या फिर हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी खुद इसे पैदा कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खुश रहना जो है ना एक डिसीजन है, यानी कि आपको सुबह उठ के फैसला करना पड़ेगा कि आज का दिन ना मैं खुश होकर गुजारूंगा। तो क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? तो आज खुशी का आलमी दिन भी है, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर ली जाए कि हमारे मुआशरे के अंदर क्या वाकई में ऐसी कोई खामियां हमें नजर आ रही जो हमारी खुशी पर असरअंदाज। और आज ही अक़वाम मुत्तहिदा ने तो खुशी का वो इंडेक्स भी तो जारी किया। जी, वो फिनलैंड सबसे ज्यादा 145 में से 109 नंबर। तो हमने बड़ी जबरदस्त एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज साहब, उनसे जरा हमने कहा बात करते हैं और पूछते हैं कि हम क्यों इतने कम खुश हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप आपका रमज़ान अच्छा गुजरा है, बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। हम क्यों इतने नाखुश हैं या कम खुश हैं, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? क्या ऐसी चीज़ें हमने सवार कर ली अपने ऊपर? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है मेरे लिए, तो मैं उसको बहुत काम भी करती हूँ उसके ऊपर। अच्छा, कुछ हमारा जो टेम्परामेंट है ना, हमारा टेम्परामेंट हो गया है कि हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें होती भी हैं तो हम आदतन उसको कह देते हैं कि नहीं जी बड़े बुरे हालात हैं। जैसे हम नॉर्मली मरीज़ से सवाल करते हैं, आप कैसे हैं, बस बताएं डॉक्टर साहब, क्या बताएं आपको, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। जो ठीक है उसकी बात नहीं करेंगे पहले, वो हम थोड़ा सा टेम्परामेंटली ये बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे माशरे में, जो हमारा एक सेटअप है ना, उसकी वजह से हम फाइनेंशियली इनसिक्योर हुए हुए हैं। तो हम करते ये हैं कि हम अपनी खुशियों को ना छुपाने की कोशिश करते हैं।
हमें ऐसा लगता है कि वो जो है ना, पता नहीं वो हमसे जेलस हो जाएगा, या पता नहीं वो हमें क्या क्या, या हमें नज़र लग जाएगी, तो हम कम बताने की कोशिश करते हैं। और ये बात बड़ी कॉमन है हमारे माशरे में कि हम कहते हैं कि नहीं बताना नहीं, फलां को नहीं बताना, छुपाना नहीं, छुपानी है लग जाएगी। तो कुछ हमारे नेचर बन गई है हमारे लोगों की, और प्रॉबली ये जो नेशनल मिजाज होता है ना, ये मुल्क के हालात के ऊपर बनता होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने डॉक्टर शगुफ्ता कि ये जो हालात है ना, कोई भी इंसान नाखुश तो नहीं रहना चाहता, लेकिन जब आप हर वक्त एक अनसर्टेनिटी की कैफियत से गुजर रहे हो, बेसिक नेसेसिटीज़ आपकी पूरी ना हो रही हो, महंगाई इतनी ज़्यादा हो, तो आपकी जो तबीयत है ना वो ऐसी हो जाती है कि आपका खुश होने का दिल नहीं करता है। इसी पे एक सवाल, वो पॉइंट जो डॉक्टर साहब ये जो फाइनेंशियल मामलात हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ये कितनी बड़ी वजह है खुश ना होने की, जो माली मुश्किलात हैं? अच्छा, ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मैं बड़ी अच्छी तरह रिकॉल कर सकती हूँ पिछले कोई 1 साल के अंदर अपने 2 या 3 ऐसे पेशेंट्स जो मशहूर पेशेंट हैं पाकिस्तान के, एंड दे आर वेरी वेल्दी, बट उन्होंने ये बात कि डॉक्टर साहब पता नहीं क्या बात है, हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम खुश नहीं हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो खुशी है ना, वो मटीरियल चीज़ों से अटैच्ड नहीं है। मैं आपकी इसके साथ ही एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आपको पता है कि फिनलैंड जो है वो 7 सालों से नंबर 1 लेवल पे चल रहा है, ये हैप्पीएस्ट कंट्री डिक्लेयर हुआ है। अभी इत्तेफाक समिट में थे तो वहाँ पे एक फिनिश डॉक्टर थी। अच्छा। मैं उसकी बातें सुन के हैरान हो गई। मैंने उससे पूछा कि तुम लोग बताओ कि तुम कैसे खुश हो ना, क्या वजूहात है? तो कहने लगी वो जो तुम दुनिया में जो हैप्पीनेस का इंडेक्स सुनते हो, दैट इज़ डिफरेंट। मैं तुम्हें ऑर्गेनिक खुशी बताती हूँ कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है ना, और आप हैरान होंगे। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरी वो हैप्पीनेस समिट में उसने रिकॉर्ड कराया है। वो कहती है कि हमारी कौम जो है वो लोनलीनेस से सफ़र कर रही है। हम तो तन्हाई का शिकार लोग हैं। हमारे यहाँ फैमिली का कोई सेटअप नहीं है। जैसे ही कोई बूढ़ा होता है उसको हम ओल्ड होम्स में डाल देते हैं। तो मैं कंपेयर कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ, आप हमारे यहाँ देखें, हमारे कल्चर में कितनी खुशी की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ फैमिली सेटअप है, हम अपने बूढ़ों की रिस्पेक्ट अभी भी करते हैं। ठीक है, कुछ गड़बड़ शुरू हो चुकी हुई है, बट अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो मुकाबलतन हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे जो उसने ये बताया मुझे कि हमारे टीनएजर्स जो है हमारी नहीं सुनते, हमारी फैमिली नहीं, तो हमारी फिर डॉक्टर साहिबा उनका पैमाना क्या है खुशी का? फिर ये जो रिपोर्ट शाया हुई है, पैमाना क्या है उनका खुशी का? हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, उसके अंदर इंसाफ कितना है, मेडिकल केयर कितनी है, उम्र कितनी ज़्यादा है, हुकूमत कितनी अच्छे तरीके से चल रही है, इस तरह के कोई 7-8 पॉइंट्स हैं। पूरे पॉइंट्स तो मुझे नहीं याद, उसने मुझे गिनवाए थे उस वक्त, लेकिन 7-8 पॉइंट्स हैं। उनकी बिना पर वो जज करते हैं, लेकिन उन लोगों का खुश होना ज़रूरी नहीं है। मेरे हिसाब से आपने कहा 109, मेरे हिसाब से पाकिस्तान 108 पोजीशन में 143 कंट्रीज में ये सर्वे होता है, और आखिरी जो 10 कंट्रीज है ना, उनको मोस्ट अनहैप्पी कंट्री डिक्लेयर किया जाता है, और उनमें कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो हमारे से ज़्यादा डेवलप्ड हैं। इसका मतलब ये है कि हम मुकाबलतन मसलन डॉक्टर साहब कोई एक मुल्क जो आपके जहन में आ रहा हो ऐसा? जी, कोई एक मुल्क, कोई नाम आपके जहन में आ रहा है जो बिल्कुल लास्ट पे है लेकिन डेवलप्ड है? मैं आपको बताती हूँ, इंडिया है उसमें श्रीलंका है, उसमें बाकी जॉर्डन है, ओके। जी 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 बिल्कुल। ये चूंकि वो जो लोएस्ट नंबर पे है ना, यानी आप समझ लें 123 के बाद जो नीचे आखिरी के 20 मुल्क हैं, उनको वो अनहैप्पी कंट्री डिक्लेयर करते हैं। ये सारा उनका अपने ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि आप अपने कुछ पेशेंट्स का आपने जिक्र किया कि दे वर वेल्दी, बट वो आते थे और कहते थे कि वो खुश नहीं है। तो इट इज़ नॉट अबाउट द मटीरियल थिंग्स। तो यू थिंक इट इज़ अबाउट द आइडिया ऑफ हैविंग मटीरियल थिंग्स? अगर किसी के पास नहीं है और वो ये सोचे कि मुझे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो वो इंसान असल में खुश होता है या नहीं? देखिए, उसको खुशी मिलती है, उसको खुशी मिलती है थोड़ी देर के लिए, वो चंद घंटे या चंद दिनों के लिए होती है। और ये हम सब जानते हैं। हम नया सूट लेते हैं, हम चंद 1-2 दफ़ा पहनने के बाद हमारा दिल भर जाता है। हम नया घर बनाते हैं, 6 महीने के बाद हमें वो कुछ उसमें अट्रैक्शन नहीं रह जाती है। तो इसीलिए खुशी का जो क्राइटेरिया है ना, वो डीपर खुशी का क्राइटेरिया कुछ और है। वो पर्पस के साथ कनेक्टेड है, वो लाइफ में मकसद के साथ कनेक्टेड है, वो चैरिटी के साथ कनेक्टेड है, वो वॉलंटियर करने के साथ कनेक्टेड है, वो काइंडनेस के साथ कनेक्टेड है, वो अखलाकियात के साथ कनेक्टेड है।
क्योंकि एक एनर्जी जनरेट करती है बामकसद खुशी जो होती है। ये बहुत अच्छा एनर्जी होती है ना वो वापस आती है। तो डॉक्टर साहब हम आपकी गुफ्तगू से ये समझें कि ज़्यादातर वो लोग जो कि एक पर्पसलेस किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, वापस आते हैं, सोते हैं, फिर जाते हैं, ये एक रूटीन एक चल रही है उनकी। लेकिन वो गोल होता है कि एक घर बनाना है, वो घर मिल जाएगा तो गाड़ी लेनी है, मतलब मटीरियलिस्टिक छोटे छोटे गोल। तो वो लोग कंपैरेटिवली ज्यादा नाखुश रहते हैं। तो मुसलसल खुशी का कोई फार्मूला है हमारे पास डॉक्टर साहब साइकोलॉजिकली? जी, मुसलसल खुशी का फार्मूला यही है कि रोजाना, मैं यहाँ पे वो ईदी साहब की वालदा की एक बात कोट करना चाहूँगी, मुझे भी याद आई कि उन्होंने बचपन से उनको एक आदत डाली थी कि तुमने स्कूल से घर वापस नहीं आना जब तक तुम कोई एक अच्छा काम नहीं करके आओगे। मैं इतनी इंस्पायर हुई ये बात सुन के और पढ़ के, जब मैंने पढ़ी थी। तो छोटा सा काम है, छोटा सा काम करना है कि हमने रोज़ाना अपने आप पर लाजम करना है कि आज कोई हम अच्छा काम करेंगे। हम सलाम में पहल कर सकते हैं, हम अपने चेहरे पे स्माइल रख सकते हैं। सिर्फ स्माइल रखने से हमारे अंदर वो केमिकल रिलीज हो जाते हैं जो हंसने से रिलीज होते हैं और हमें फ़ायदा होता है उसका। हम एक बंदे के साथ इखलाक से बात कर सकते हैं। ये तो आप एक ऐसे वेब में दाखिल हो जाते हैं जहां अनएंडिंग खुशी होती है, यानी उसकी फिर कोई हद नहीं है इन खुशियों की। ये लोग पागल तो नहीं है ना जो वॉलंटियर कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे होते हैं। जब आप उनसे बात करें ना तो वो कहते हैं कि ये फीलिंग जो है ना, ये दुनिया भर के फिलैंथ्रोपिस्ट जो हैं उनको देख लीजिए, दुनिया भर के बड़े बड़े बिलियनियर्स एक वक्त के बाद वो फिर चैरिटी बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। उससे भी पता चलता है कि दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाट दे हैव। इन द एंड डॉक्टर साहिबा, ग्रैटिट्यूड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू बी हैप्पी? ज़िंदगी में जो आपके पास है उसका शुक्र अदा करना कितना ज़रूरी है और कंपैरिजन से निकलना कितना ज़रूरी है? बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने पास की चीज़ों का शुक्र अदा करना शुरू हो जाएंगे ना, तो जो हम मिस कर रहे हैं उसका दुख कम हो जाता है। क्योंकि जो शुक्र की एनर्जी है, हज़रत इमाम हुसैन का एक कौल मुझे भी याद आ रहा है, उन्होंने फरमाया कि मौजूदा नेमतों पर शुक्र करना आने वाली नेमतों का बायस बनता है। इसका मतलब है कि ग्रैटिट्यूड अट्रैक्ट्स मोर हैप्पीनेस, ठीक है, और इट अट्रैक्ट्स मोर वेल बीइंग। तो डॉक्टर साहब, इसमें कहीं हमारी अर्बन और रूरल लिविंग का कोई रोल है? यानी कि जो लोग शहरों में रहते हैं वो ज़्यादा परेशान रहते हैं और देहातों वाले कम होते हैं, ऐसा कोई रूल है? ज़्यादा खुश इनमें से कौन है? जी, मुकाबलतन जो शहर से दूर होते हैं ना, वो कम कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो मुकाबलतन वो बेहतर होते हैं, मुकाबलतन। ठीक है। बट इसके मैं कोई आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं कोट कर सकती, बट कंपैरेटिवली जो देहातों में रहते हैं वो शहरों वालों की निस्बत ज़्यादा, उन पे प्रेशर कम होता है तो वो थोड़े बेहतर होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये कंपेटिटिवनेस जो है ये इसका मतलब है कि ये हमारी उदासी का बाइस भी बनती है। बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव माहौल के अंदर रहना, सोशल मीडिया या इसके अलावा किसी वर्क प्लेस पर अगर आप हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। हालांकि कहा जाता है कि कॉम्पिटिशन अच्छा है। किस हद तक कॉम्पिटिशन अच्छा होता है डॉक्टर साहिबा? देखिए, कंपटीशन जो है ना, आपको एक हद तक रखना है और हर इंसान को अपना एक टारगेट बना लेना चाहिए। फर्ज करें एक बंदे का टारगेट है कि मैंने गाड़ी लेनी है, तो एक गाड़ी पे उसको ज़रा कनात करनी चाहिए, उसके बाद बढ़ते नहीं चले जाना चाहिए। एक घर पे अगर उसकी ख्वाहिश है तो उसने बना लिया है तो बस ठीक है। उससे आगे बैंक बैलेंस 1 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ पे नहीं फैलते चले जाना चाहिए। खुशी नहीं मिलेगी। वो डॉक्टर साहब कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन कामयाबी का फॉर्मूला ये भी कहते हैं कि जो है उस पे शुक्र और जो नहीं है उस पे सब्र। लेकिन इंसान सीखता नहीं है ना, मसला सिर्फ ये है। तो ये तजदीद बहुत ज्यादा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत शुक्रिया। आप मौजूदात पे हमारी तवज्जो दिलाई, जो है उस पर शुक्र करना है और खुशी, एज यू सेड, इट्स एन ऑप्शन, इट्स अ डिसीजन। आपने अपने लिए खुशियाँ तलाश करनी है, आपके अंदर ही हैं जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। तो कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, बस खुश रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और एक ब्रेक लीजिए, हमारे यहाँ वापस खुशी लीजिए। वेलकम बैक वंस अगेन रमज़ान, और हम एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वफाकी शरई अदालत ने एक बहुत अहम फैसला किया है। ख़वातीन की विरासत के आपको मालूम है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ औक़ात में बात करते रहते हैं। अब इसको बाकायदा तौर पर गैर इस्लामी करार दे दिया गया है। अदालत ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो बाज़ इलाके हैं यहाँ पर ख़वातीन को विरासती जायदाद के हक़ से महरूम रखने से मुताल्लिक चादर और पर्ची की रस्म को गैर शरई और गैर कानूनी करार देते हुए इसके जो भी इसके करने वाले हैं उनके खिलाफ
फौजदारी मुकदमात करने का फैसला किया। बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा काम भी मैं इसको कहूँगी। ये कहा गया है कि विरासती जायदाद से महरूम करना मुल्की कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। अब ये अहम तरीन फैसला जो है, इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा है, नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके रिजल्ट्स अब हम कब तक देख सकते हैं, इस पर इम्प्लीमेंट जो है ना कब तक होता हुआ देख सकते हैं। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में जान लेते हैं। वकास, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये विफाकी शरई अदालत का ये फैसला कि ख़वातीन को विरासत के हक से महरूम नहीं रखा जा सकता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या देख रहे हैं आप? I must say this is the most significant decision in judicial history of Pakistan, चूँकि 2011 के अंदर जो तीसरी क्रिमिनल अमेंडमेंट आई थी उसके अंदर सेक्शन 498 ए क्लास के अंदर ये चीज़ रखी गई थी कि अगर कोई भी शख्स जो है किसी भी खातून को डिप्राइव करता है उसकी इनहेरिटेंस से, तो उसकी सजा जो है वो 10 साल होगी और एट द सेम टाइम उस पर 1 मिलियन तक जुर्माना भी किया जाएगा। लेकिन गुज़िश्ता 14 सालों में हमने देखा कि बहुत दफ़ा इस लॉ को वायलेट किया गया, और ख़ास तौर पे कबायली इलाका जात के अंदर जहाँ का ये स्पेसिफिक केस था जो 2011 के अंदर क्रिमिनल अमेंडमेंट की गई थी, उसमें सिर्फ ना ख़वातीन को विरासत के हवाले से महरूमी का जो सामना था उसको इंटरटेन किया गया, बल्कि अगर किसी खातून की कुरान के साथ शादी करने के बारे में बात की जाती है, अगर किसी खातून की उसकी मर्जी के खिलाफ किसी पंचायत में शादी करने की बात की जाती है, उसके ऊपर भी बैरियर इम्पोज कर दी गई। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये 14 साल के बाद ये जो फैसला आया है, दिस इज अ लैंडमार्क एंड हिस्टोरिकल डिसीजन जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और इसके बाद हमारे वो जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनके ऊपर इनकम्बेंट है, क्योंकि फेडरल शरीयत कोड का काम पाकिस्तान के अंदर ये देखना, इस चीज़ का जायजा लेना, परखना, ये कसौटी पे इन चीज़ों को देखना कि कोई भी कानून जो है पाकिस्तान के अंदर या कोई भी एक्ट जो है वो गैर शरी या गैर इस्लामी ना हो। फैसला किया गया वकास, और वक्त की ज़रूरत भी ताजिन इलाकों में ये किया जा रहा है। अच्छा, ये सिर्फ उन इलाकों की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना वकास, अभी भी कवानीन मौजूद होने के बावजूद बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ पर ख़वातीन को उनका हक नहीं दिया जाता है, या फिर ज़बरदस्ती कोशिश की जाती है कि जी उनसे उनका हक ले लिया जाए, इमोशनली ब्लैकमेल करके या किसी भी तरीके से। आपको लगता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है खैबर पख्तूनख्वा जैसे इलाके में, जिसके कुछ इलाकों का हम जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी? देखिए जी, खैबर पख्तूनख्वा KPK के या बलोचिस्तान के वजीरिस्तान के जितने भी कबायली इलाका जाता है वहाँ पे चूंकि पंचायत का सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन है या स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। चूंकि ये फैसला पाकिस्तान की सबसे बड़ी शरई अदालत का फैसला है, तो मैं ये समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, आइदर बाय हुक और क्रुक, आइदर बाय तुथ एंड नेल, इस फैसले को इन्फोर्स होना ही है। और 1991 का जो शरिया का कानून है और अमर बिल मरूफ का जो कानून है, उसके बाद स्टेट के ऊपर ये इनकम्बेंट है कि हर सूरत जो है इस फैसले को इन्फोर्स करे। चूंकि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 227 और आर्टिकल 2A बड़ा ही क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी कानून जो शरीयत के मुनाफी हो, जो इस्लाम के बुनियादी कवानीन के मुनाफिक हो, वो कभी भी इनटेक्टेड या इनफील्ड नहीं रह सकता। लिहाजा ऐसी कोई भी प्रैक्टिस। एक प्रॉब्लम हमारा ये भी तो रहा है ना कि वी ऑफन डिले आवर जस्टिस सिस्टम। हमारा जो जस्टिस है वो मिलता है तो लेट मिलता है, इट इज सेड व्हेन इट इज डिलेड इट इज डिनाइड। इस डिले के फैक्टर से, क्योंकि हमारी खवातीन बेचारी पढ़ी लिखी नहीं होती, कोर्ट कचहरी जा नहीं सकती, जो जाती हैं वो इतने लंबे लंबे चक्कर होते हैं, फिर दूसरी पार्टी महंगे वकला हायर कर लेती है, ये इस तरह के मसाइल हो जाते हैं। तो ये डिले वाला फैक्टर कैसे इसको एड्रेस किया गया इसमें? देखिए जी, बिल्कुल इसके अंदर एड्रेस किया गया है, जो कि हमारे कानून का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, डिले डिफीट इक्विटी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इंसाफ में तहीर ना इंसाफी के मुतरादिफ है। लिहाजा इस कानून के अंदर इस फैक्टर को भी किया गया है कि आप समरी प्रोसेस करेंगे। अगर कोई भी शख्स जो है अपनी बहन को, किसी खतून को, चाहे उसकी माँ है, उसके घर वाले उसको महरूम करने की कोशिश करते हैं, उस खतून के अगेंस्ट जो है वो डिप्राइवेशन ऑफ इनहेरिटेंस का जो कानून है उसमें सेक्शन 498A को रखा गया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्रिमिनल लॉ के तहत उस रेलिवेंट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की जाएगी और उसकी 10 साल सजा है। उस तमाम प्रोसेस को जो इमरान भाई आपने बात की और आयशा आपने बात की, ये समरी प्रोसेस है। समरी प्रोसेस कानून के अंदर उस प्रोसेस को कहते हैं जिसका 3 से 4 महीने के अंदर कोई नतीजा हासिल कर दिया जाता है। जो आपने बात की, हमारे कानून के अंदर यही चीजें हैं। बहुत से ऐसे मामला हैं जो तवालत की वजह से, डिले की वजह से, ताहीर की वजह से लोग अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। तो ऑलरेडी जो केसेस चल रहे हैं, स्पेशली विरासती हुकूक से मुताल्लिक खवातीन के जो केसेस ऑलरेडी अदालतों में चल रहे हैं, इस फैसले के बाद क्या लगता है उनमें तेजी आ जाएगी, जल्दी फैसले होना शुरू हो जाएंगे और ये उन पे इम्प्लीमेंट भी होगा? ये वाली रवायत, ये भी अच्छा नुक्ता। देखें, ये इम्प्लीमेंट होगा। इमरान भाई, पहले भी हमने गुज़िश्ता
कई प्रोग्राम के अंदर जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट के हवाले से बात की, लेकिन दिस इज दैट काइंड ऑफ डिसीजन कि जिसको इन्फोर्स होना ही होना है, चूंकि ये हमारे इस्लाम की बुनियाद है, हमारी ये एहसास है कि अगर आप किसी भी खातून को या किसी भी बेटी को जो है वो विरासती हक से महरूम करते हैं तो ये हमारे इस्लाम के बुनियादी प्रिंसिपल के अगेंस्ट और एट द सेम टाइम जो हमारा प्रिवेलिंग लॉ है पाकिस्तान के उसके भी अगेंस्ट है। लिहाजा इस फैसले के बाद हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, चाहे वो हमारे पुलिस स्टेशन हो या दीगर जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको इस कानून को जो है इन्फोर्स करना ही पड़ेगा। अच्छा, वन क्विक आंसर, क्योंकि मेरा वंस अगेन फोकस है क्योंकि बहुत सारी हमारी खवातीन अवेयर ही नहीं होती लीगल प्रोसेस को लेकर कि वो कैसे अवेयरनेस लें कि उनको कैसे इसको प्रोसीड करना है, कैसे प्रोसेस करना है। तो इस हवाले से क्या आप समझते हैं क्या सिग्निफिकेंट हो सकता है? स्कूल कॉलेज लेवल पे पढ़ा दिए जाएं बच्चियों को लॉज, या फिर क्या, या स्टेट ऐसे क्या इनिशिएटिव्स ले जिससे कम से कम अवेयरनेस मिले उनको पता हो कि वो क्या क्या इनिशिएटिव्स ले सकती हैं इस कॉन्टेक्स्ट में? देखें, इस पर्पस के लिए जो हमारी वफाकी हुकूमत डिफरेंट कैंपेन चलाती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी सोशल मीडिया की कैंपेन, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का किरदार, और गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला आने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सोशल मीडिया की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, हमारे हकूक़ निस्वा, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के दावेदार जितने भी अलमबरदार हैं, वो तमाम लोगों ने इसको अपनी वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश किया। और मेरे ख्याल में ये राइट नो दिस इज ऑन द टिप ऑफ एवरी टंग इन पाकिस्तान, द टॉक ऑफ टाउन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हम अक्सर बात करते थे कि विमेन एम्पावरमेंट नजर नहीं आती, उसमें हम बहुत सारे फैक्टर्स देखते थे, लेकिन इस फैसले के बाद मुझे ये लगता है कि बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट का जो हाफ था कि खवातीन को विरासती हकूक के अंदर, जायदाद के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर जो ड्यू शेयर है वो मिलना चाहिए, इस फैसले के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ देख रहा हूँ कि वो जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। हम भी बहुत होपफुल हैं। बैरिस्टर वकास अब्रेज हमारे साथ मौजूद है। रमजान और हमें यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। रमज़ान और हमें आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे इस सिलसिले में आपको पता है इस्लाम ने वैसे तो हर पहलू में इंसानियत की रहनुमाई की है, चाहे वो रूहानी हो या जिस्मानी, लेकिन तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सेहत और ग़िज़ा से मुतल्लिक़ वो रहनुमा उसूल दिए गए हैं जो न सिर्फ इस्लामी तालीमात बल्कि जदीद साइंसी तहक़ीक़ से भी हम आहंग हैं। और उन्हीं में से एक अहम चीज़ जिसका आज हम तज़किरा करने जा रहे हैं वो है सिरका। बहुत फ़ायदेमंद है जी, बहुत ज़्यादा अफादियत है। अपना मेरा आजमूदा है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसकी मज़ीद अफादियत क्या है, मेरा तो आपको पता है मैंने क्यों इस्तेमाल किया होगा। ये वेट मैनेजमेंट के लिए, बेसिकली ये कम करने के लिए। दुनिया में हर चीज़ लड़की ने वेट के लिए करनी है। देखिए मेंटेन करना मुश्किल होता है। ज़रा आगा साहब की तरफ चलते हैं। आई होप आप ठीक ठाक होंगे। ज़रा बताइएगा सिरके के बारे में, अहादीस मुबारका में कहाँ कहाँ इसका जिक्र मिलता है और इसके फ़वाइद क्या बयान किए गए हैं? असल में सिरके के हवाले से जो पहला वाक़या हमें दौरे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलता है वो है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की एक रिवायत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया खाने के लिए कुछ है? तो जवाब मिला कुछ नहीं, सिर्फ सिरका है। तो आपने फरमाया लाओ सिरका ही ले आओ। और आप सिरका रोटी के साथ खाते जाते थे और ये फरमाते जाते थे कि सिरका क्या खूब सालन है, सिरका क्या खूब सालन है। और आपने फरमाया कि जिस घर में सिरका होगा उस घर में बरकत होगी, वहाँ पर तंगदस्ती नहीं होगी। इतनी अहमियत है माशाअल्लाह। तो सिरके के बारे में जो हम तमाम चीज़ों को जमा करते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि सिरका मुख्तलिफ़ चीज़ों का बनाया जा सकता है। मसलन सिरका बन सकता है सेब का, सिरका बन सकता है अंगूर का, सिरका बन सकता है गन्ने का, सिरका बन सकता है जामुन का। अच्छा, जामुन का भी। अब अगर मैं इनकी क्वालिटीज़ की बात करूं तो जो सेब का सिरका है वो तमाम सिरकों की मानिंद एंटा एसिड है, तेज़ाबियत को कम करता है। और जो लोग सुबह नहार मुँह सेब का सिरका पानी में डालकर पीते हैं उनका वज़न ही कम नहीं होता बल्कि उनकी गट हेल्थ भी बेहतर होती है। और हम गट हेल्थ पर देख रहे हैं कि हम मुसलसल अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गट हेल्थ। बात यह है कि तिब्ब यूनानी इस बात को डिपेंड करती है कि दुनिया में किसी भी मर्ज़ का आप इलाज कर रहे हो, जब तक कि आप मैदे का इलाज नहीं करेंगे और मैदे को वो दवाएं एब्जॉर्ब करने पर मजबूर नहीं करेंगे जो आपने किसी भी मर्ज़ के लिए दी हैं, उससे
कभी भी मर्ज़ किसी दवा का फायदा नहीं होगा। इसलिए ठीक है। अच्छा आगा साहब, ये तो अहादीस की रोशनी में आपने बताया कि क्या क्या फ़वाइद हैं। तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अगर हम देखें तो उसमें और कौन कौन से फ़वाइद आएंगे, उनके बारे में भी ज़रा बता दें। सिरके का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि वो हमारे हज़म के निज़ाम को ठीक करता है। सिरके का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये कि हमारे जिस्म में जो जोड़ों का दर्द हो रहा होता है ये उसको कम करता है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी सी वजाहत की इजाज़त दीजिए। मैं अर्ज़ करूँ कि जो सिरका हम अब इस्तेमाल करते हैं वो एक तो सिरका ओरिजिनल ऑर्गेनिक होना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ आमतौर पर जो सिरका इस्तेमाल हो रहा है ये सब आर्टिफिशियल इस्तेमाल हो रहा है, और ख़ास तौर से सफ़ेद सिरका जो है वो तो किसी भी सूरत में सिरके के मेयार को पूरा उतरता ही नहीं। जिस सिरके की हम बात कर रहे हैं वो सिरका बाकायदा कशीद किया जाता है, इस तरह बनाया जाता है कि किसी भी फल से बनाया जाए। गन्ने का सिरका इंतहाई ताकतवर होता है, ख़ास तौर पर ऐसे पानी में मिलाकर दिया जाए तो बच्चों के पेट के निज़ाम को ठीक कर सकता है। अंगूर का सिरका हमेशा हमारे जिस्म के आसाबी निज़ाम के लिए, ज़हनी सुकून के लिए, और वो लोग जो नेगेटिविटी पर आ जाते हैं और ज़हनी तौर पर वो बहुत परेशान रहते हैं उन लोगों के लिए अंगूर का सिरका। वो लोग जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और जिन लोगों को शुगर लेवल जो है वो मैनेज नहीं हो पाता, उस मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए बेहतरीन है जामुन का सिरका। जामुन क्योंकि जम्बोलम है तो सैजी जाइनम जम्बोलम क्योंकि जामुन है, तो लिहाजा जामुन के सिरके से हम अपनी जो डायबिटीज क्या बात है, यानी कि हर सिरका जो है ना उसके अपने अपने फ़ायदे हैं और अपनी अपनी चीज़ों के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मॉडर्न साइंस जो है आगा साहब वो भी मानती है सिरके की नफादियत को? तकरीबन वो तमाम फ़वाइद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मौजूद हैं, जिनकी तस्दीक उस वक्त थी, आज साइंस भी, अक़ली साइंस भी रिसर्च के ज़रिए ये साबित कर रही है कि वही फ़वाइद जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे वही फ़वाइद आज भी मौजूद हैं। अच्छा आगा साहब, सहरी और इफ्तारी इन दोनों औक़ात में बेहतर तरीक़ाकार क्या होगा सिरके को इस्तेमाल करने का, या बेहतर वक्त कौन सा होगा सिरके को इस्तेमाल करने का? मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर खालिस सिरके में मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ डाल दी जाएँ, मसलन मूली डाल दी जाए, गाजर डाल दिया जाए, कहीं ना कहीं हम लोग मिर्चें, हरी मिर्चें उसमें डाल देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो अदरक में प्याज डाल के खाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें अदरक के स्लाइस करके डाल लेते हैं। और अगर जामुन को इस तरह रखा जाए और ये इफ्तारी में इस्तेमाल किया जाए तो ये हज़म के निज़ाम को बेहतर करता है। उन लोगों को जो इफ्तारी के फ़ौरन बाद वॉमिटिंग की शिकायत करते हैं, मैदे में बोझ की शिकायत करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। और अगर रोटी के साथ आप कोई सालन खा रहे हैं और अगर प्याज में रखा हुआ सिरका आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये खाना जल्दी हजम होगा, आपके लिए कुव्वत बख्श है और आपके जिस्म के हर निज़ाम को। मालूम तो था कि इसके बहुत सारे फवाइद हैं, लेकिन इतने फवाइद हैं ये नहीं पता था। मैं कह रही हूं हर रोज नई चीजें पता चलती हैं आगा साहब से। थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और तशरीफ लाए और इस हवाले से भी हमें बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव हमारा ये सेशन रहा। अब आप सिरके को इस्तेमाल कीजिए, पीछे क्या रहेगा हर चीज़ के लिए तो है। देखिए अगर आपको ब्लोटिंग है, निज़ाम हाजमा का मसला है, दिल का मसला है, शुगर का मसला है, कोई भी मसला है, मुख्तलिफ सिरके आगा साहब ने आपको बता दिया, उनका इस्तेमाल जो है ना वो भी आपको बता दिया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। हकीम आगा साहब हमारे साथ मौजूद है, रोज मौजूद होते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। आई होप आपको हमारा ये सेगमेंट जो है ना जरूर पसंद आ रहा है। अब एक ब्रेक की जानिब जाते हैं जी, और ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करें, साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन, आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर इसके मुज़ाफ़ात में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक और अज़ान मग़रिब हो गई और अब तो तकरीबन जो अशरा मग़फ़िरत है 19वां रोज़ा मुकम्मल ही हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 19वां रोज़ा जो है ना वो तकमील तक पहुँच चुका है। अल्लाह ताला हमारी जो दुआएँ हैं, हमारी इबादत हैं, उनको कबूल फरमाए और हमारी मग़फ़िरत भी करे, क्योंकि ये अशरा मग़फ़िरत है। अब वक्त हो चुका है उस सेगमेंट का जिसमें हम आपको इस्लामिक वंडर्स, स्पेशली दुनिया भर में जो कई डिफरेंट और यूनिक किस्म की मसाजिद है उनके
उनके बारे में बताते हैं। और ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर खुर्रम इलाही, आज भी मौजूद है। लेकिन उससे पहले जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि हमारी आज कौन कौन सी मसाजिद हैं। इस्लामी फन तामीर का तज़किरा है, बेमिसाल खूबसूरती और तारीखी वर्से के असीर इम्तजाज के तौर पर जो भी लैंडमार्क सामने आते हैं, इसमें ज़ेर ज़मीन मसाजिद से लेकर टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो मसाजिद है वो सब होते हैं। मैं खुर्रम भाई से डायरेक्टली आज पूछ लेते हैं कि वो क्या लेकर तुर्की की मसाजिद है और दोनों ज़ेर ज़मीन है, बाकी हम जानते हैं। डॉक्टर खुर्रम इलाही, आज की दोनों मसाजिद जो हैं वो तुर्की में हैं। दोनों मसाजिद इस्तांबुल में है, लेकिन एक 18वीं सदी में है और एक 21वीं सदी में है। एक ऑटोमन डिजाइन के ऊपर बनी हुई और एक बनी इसलिए कि ऑटोमन डिजाइन कैरी ना हो। और मुझे इतनी दिलचस्प बात लगी कि जब डिजाइन करवाया गया तो उन्होंने कहा कि आप इसको सकाफत के बोझ से आज़ाद करें, इसको मस्जिद रहने दें। तो हैरत की बात ये होती है कि जो मस्जिद होती है वो तो इबादत गाह है, तो उसको सकाफत के बोझ से आज़ाद किया गया। तो पहले ज़रा पहली मस्जिद की तरफ चलते हैं जो इस्तांबुल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, ऑटोमन एम्पायर वाली। सो ये 1753 में एक ऑटोमन एम्पायर के वजीर थे, उन्होंने कहा कि अब इसको मस्जिद बना दिया जाए। हालांकि एक किला था और किले की भी गोला बारूद रखने वाली जगह थी, इसीलिए ये ज़ेरे ज़मीन मसाजिद है। हमने कल सफ़र शुरू किया था इंडोनेशिया से ज़ेरे ज़मीन मस्जिद का, वो तो एक मायनिंग जराल्ती के बारे में आप बात कर रहे हैं। ये जराल्ती के बारे में हम बात करते हैं। तो जो जराल्ती वाली मस्जिद है ये ज़ेरे ज़मीन है। ज़ेरे ज़मीन ये बहुत डीप नहीं है, बिल्कुल शुरू में ही आ जाती है, जैसे कोई गोडाउन होता है, बिल्कुल जैसे कोई बेसमेंट होती है। लेकिन ये गोला बारूद यहाँ पर रखा जाता था। खैर इन्होंने मस्जिद बनवा दी वहाँ पर। जब मस्जिद बनाई तो इसमें हैरत की बात यह कि इस मस्जिद के अंदर 3 कब्रें हैं, 3 यादगारी कब्रें इसके अंदर मौजूद हैं, 2 सहाबी की और एक तबा ताबी की। और ये एक नक्शबंदिया फ़कीर को ये ख्याल आया, वो वहाँ आए और उन्होंने कहा कि इसको जब मस्जिद डिक्लेयर किया तो फ़ौरन बाद आकर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ पर 3 कब्रें हैं। तो वो उनमें से जो तीनों कब्रें जो सहाबी की हैं वो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की है और वहाब बिन हुसैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की है। अमर बिन आस के बारे में तो हम जानते हैं कि वो जो है मिस्र में उनकी वफ़ात हुई, लेकिन उनकी एक यादगारी कब्र यहाँ पे बनवाई गई। और जो दोनों सहाबी हैं इनकी कब्रें इकट्ठी हैं। और जो तबा ताबी हैं अबू मोहम्मद सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी जो कब्र है वो अलहदा है और वो मस्जिद के सेंटर में है। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है इस मस्जिद की। तो मस्जिद है और एक ज़ेरे ज़मीन है और ये कि पहले एक किला थी और उसके बाद कि इसमें 3 कब्रें हैं यादगारी तौर पर। इसको भी ज़रूरत के तहत मस्जिद बनाया गया या कैसा इसका वजूद? नहीं, इसको ये जब शहर डेवलप हो रहा था, किले की जरूरत नहीं थी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको शहर के अंदर शामिल करना था, तो फिर इस जगह को मस्जिद के तौर पर मुख्तस कर दिया गया। और ये तमाम प्रोटोकॉल्स पूरे करती है एक मस्जिद होने के, 100%। ये एक्टिव मस्जिद भी है और ये तमाम प्रोटोकॉल्स पूरे करती है मस्जिद की। और ये मस्जिद आसानी से खो सकती है। कहने का मकसद ये है कि इसको जब देखा जाए तो ऐसे लगता है कि आप किसी प्लाजा नुमा जगह पर दाखिल हो रहे हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे चले जाते हैं और नीचे काफ़ी वसी जगह है कि आराम से 400-500 नमाजी और सेफली प्रिजर्व्ड है। ये सेफली प्रिजर्व्ड है। सेफली प्रिजर्व्ड में ज़्यादा बात यह है कि जो अंदर कब्रें हैं वो बिल्कुल ऑपरेशनली बीच में शामिल भी हैं। सो वो जंगला लगाकर और आईना लगा के उनको अलग किया हुआ है, उनको अलग किया। तो आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो टर्किश या ऑटोमन है उसका जो किला था वो ऑटोमन काइंड ऑफ लगता था। अब तो ये बिल्कुल ज़ेरे ज़मीन जाते हैं तो कुछ नहीं है, बस मैट्स बिछे हुए हैं लाल रंग के और वहाँ पर लोग जो है वो इबादत कर रहे हैं। जो दीवारों के ऊपर नक्शो निगार वगैरह वो नहीं है, वो उस तरह से नहीं है जिस तरह ऑटोमन मशहूर था, क्योंकि वो इतनी जगह स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो जब हम दूसरी मस्जिद की तरफ चलते हैं, ये 1923 के बाद की होगी जब पाशा वाला दौर था। जी बिल्कुल। संजय क्लार्क मस्जिद जी बड़ी एक स्ट्रेंज मस्जिद है। ये इसके पास एक अवार्ड है जो दुनिया की सबसे मुनफरिद इबादत गाह का जब अवार्ड दिया गया 2015 में, वो भी इसी मस्जिद को मिला। जिसमें पूरी दुनिया से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने अपनी इबादत गाहें नॉमिनेट करवाई, तो वो इस मस्जिद को मिला। संजय क्लार्क एक ख़ानदान है जिन्होंने एमरे अरलॉट जो मशहूर डिज़ाइनर है उनको रिक्वेस्ट की कि हम चाहते हैं कि आप एक मस्जिद बनाएं जो ऑटोमन सकाफत का बोझ ना उठा रही हो, उससे मुख्तलिफ हो, एक नए अंदाज में हो, एक नई पहचान मिले, एक नई पहचान में हो, मॉडर्न गार के तौर पर हो और इस्लामी इक़दार को लेके मुस्तकबिल में जाए। तो ये बड़ी एक अजब एक उन्होंने उसको चैलेंज दिया था जिसको उस बंदे ने निभाया। तो जब आप इसके सरफेस पर आएंगे तो आप देखेंगे, आपको लगेगा आप एक पार्क में आ चुके हैं। अच्छा। और पार्क है, ग्रीनरी है और अहाते के इर्द गिर्द सिर्फ आपको एक दीवार नजर आएगी। उसके बाद एक अमूदी स्लैब है, यानी कि एक सीधा ऊंचा रेक्टेंगल है जिसके ऊपर अल्लाह अकबर लगा हुआ है। अब ये इतना मुनफरिद मीनार है, मीनार अमूमन शार्प होते हैं ऊपर से और ऊपर की तरफ एक निशान कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब है जिसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। लॉजिक है? अब
वो जो सकाफत का बोझ है उससे आज़ाद कर रहे हैं। जो पहले के डिज़ाइंस हमने जिनके मुताबिक अपने आप को लॉक कर लिए कि मस्जिद को गुंबद होगा वो इसी तरह का होगा, मीनार होगा वो इसी तरह का होगा, तो उन्होंने कहा मीनार एक निशानदेही है। अल्लाह ताला ने जो कुरान में निशानी मस्जिद की बताई वो तो एक साफ इबादत गाह है जहाँ पर लोग बैठकर अल्लाह को याद कर सकें, तो उन्होंने उन्हीं इक़दार को रखते हुए अहम बात ये है, इट्स नॉट अबाउट द शेप, और ये बड़ा अहम बात आपने की है। मैं जब इसका कुछ स्क्रिप्ट सोच रहा था तो मैंने कहा ये जरूर बताऊंगा कि इट्स नॉट अबाउट द शेप, ये मस्जिद शेपलेस नहीं है, एक नई शेप के साथ जरूर है। ठीक है, तो उन्होंने एक नई सकाफत इस्लाम को देने की लुक के अंदर तो थोड़ा सा वो यूरोपियन या वही जैसे हमने क्रिस्टल मॉस्क कवर की थी, एक मुस्तकबिल की मस्जिद जरूर लगती है, जदीद गार की तरह। ये गार है जो जिद्दत की तमाम सहूलियात से लेस हो गया। अच्छा, तो हमने देख लिया कि एक रेक्टेंगुलर स्लैब है, वो इसका मीनार और उस पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ, तो वहां से अंदाजा हो जाता है कि ये मीनार है। फिर आप आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर के जब नीचे जाते हैं, जो वजू की जगह आती है वहां पे भी कुर्सियां बैठने के लिए कोई गोल चीजें नहीं है। अच्छा। इंतहाई क्यूबिकल काइंड ऑफ सीट्स हैं जिसके ऊपर लोग बैठते हैं। पूरा थीम ऐसा लगता है कि पूरा थीम इस तरह फॉलो होता है। उसके बाद जब आप मस्जिद के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि ये मुकम्मल तौर पे अंदर से मिनिमलिस्टिक डिजाइन पर है, मुकम्मल तौर पर खाली है। वो जो हम कहते हैं ना अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, उसकी आपको एक हरारत महसूस होती है कि इस जगह का इतना खाली होना जरूरी है। ऐसे मकामात के ऊपर जो लाइट का पहुंचना है या लाइट का एहतमाम है वो भी बड़ा जरूरी है, तो इसका एहतमाम, इसका ख्याल रखा गया यहाँ पे इस मस्जिद में? इसके अंदर आर्टिफिशियल लाइट या जिसको हम एनर्जी कहते हैं वो तो है ही है, लेकिन इसके अंदर सूरज को दाखिल करने के लिए इसके डिजाइन में जरूर शामिल किया गया है कि सूरज की रोशनी शामिल होती रहे। फिर इसकी एक दीवार मुकम्मल तौर पर स्याह है जो लामहदूद की को रिप्रेजेंट कर रही है, इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक बड़ा सा वाव लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो वो वाव जैसे एक दावत दे रहा है किसी और की तरफ आगे बढ़ने की तरफ, और रूहानियत का एक अजब ही अंदर एहसास इसके महसूस होता है। और आपने अक्सर सवाल पूछा कि इसके इर्द गिर्द तो कुछ नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक कैंटीन मौजूद है ताकि जो लोग आ रहे हों उन्होंने खाना खाना हो। तो जिद्दत के तमाम असूल रखते हुए भी इन्होंने किसी इक़दार पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, जिद्दत के हम जब जिद्दत देखते हैं, स्पेशली इस मस्जिद की जब हम बात करें, 21वीं सदी की ये मस्जिद है ना, तो वर्ल्ड वॉर के बाद मॉडर्निज्म जो है वो टर्की की तरफ आया जब टर्की हार गया था, तो ये उसकी झलक भी हमें नजर आती है, यूरोपियन कल्चर की झलक हमें नजर आती है इस मस्जिद के थ्रू। अच्छा, जो एमरे अलरलॉट हैं जो इनके डिज़ाइनर हैं, जो हमें पोस्ट वर्ल्ड वॉर तुर्की जो देखने को मिलता है वो बहुत इस्लामी सकाफत के पास है। उस इस्लामी सकाफत को मॉडर्नाइज किया गया, एक ब्रांड न्यू चीज़ नहीं बुनी गई। जो ये वाली मस्जिद है जिसको आज हम सब महसूस हो रहे हैं जिसके इल्म से, वो उन्होंने इन्हीं इक़दार को एक नए कपड़े पहनाने की कोशिश, उन्हीं इक़दार को एक नई शेप्स देने की कोशिश की है। तो ये अपनी ऑटोमन कल्चर और ऑटोमन सकाफत से भी अच्छी खासे फासले पर है। ठीक है, तो इंटरनेशनली अब इसको कोई स्टेटस हासिल है या महज हमारे लिए तो जारी बात है? इंटरनेशनली ये अवार्ड जीत चुके 2015 में कि दुनिया की सबसे मुनफरिद इबादत गाह है। अच्छा। जो डिजाइन की गई है, मुनफरिद इबादत गाह, नॉट जस्ट द मॉस्क। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता कि इसकी में इक़दार वही है इस्लाम की, तो लेकिन सिर्फ जिद्दत है, यानी औरतों के लिए अलहदा जगह है, मर्दों के लिए अलहदा जगह है। और कितने लोग यहाँ पर आराम से 500 लोग इसके अंदर आ सकते हैं। और यहाँ पर जब कहा जाता है कि ये सारा दिन खुली रहती है और लोग इसमें बहुत सुकून महसूस करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज जो आपको इंटरनेट पर मिलते हैं वो यही है कि जब हमने कुछ सुकून महसूस करना होता है तो हम वहाँ पर टर्की में तो खुरम वैसे भी बहुत से आ चुके जाते हैं वहाँ पे, टूरिस्ट अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। इज दिस वन ऑफ देम? इट इज़ लेस नोन। ज़्यादातर लोग ब्लू मॉस्क की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ज़्यादातर लोग मौलाना जलालुद्दीन बल्खी की तरफ जा रहे होते हैं, कोनिया जा रहे होते हैं, तो इसको उस तरह लोग। लेकिन अब हमने बता दिया ना आपके थ्रू, आप जो भी जा रहे हैं ना टर्की, वो इस मस्जिद को जरूर विजिट कीजिएगा। किस इलाके में, कहाँ पे? ये इस्तांबुल में ही है, मेन इस्तांबुल में। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन अगर हमारे लोग समझना चाहें तो कुछ ऐसा होता है कि आप खालीपन के लिए कुछ जगह छोड़ देते हैं। तो हमें लगता है कि खालीपन होता है वॉइड, खालीपन वॉइड नहीं होता, खाली जगह के लिए भी कुछ जगह रखनी चाहिए ताकि वहाँ पर आप आ सकें। जैसे कि जब हम कहते हैं कि भाई दिल से ख्वाहिशात को निकालो ताकि अल्लाह की याद आ सके, ये डिज़ाइन उन्होंने शामिल करने की कोशिश की है कि इतना साफ और पवित्र रखा है उस जगह को कि जब आप जाएं तो आपको कुछ अपने साथ भी लाने की जरूरत है। ये सस्टेनेबिलिटी के असूलों को सामने रख के बनाई गई है। लाइट इसमें खुद ही से दाखिल होती है, ऊपर पार्क
जब आप इसकी छत पर जाते हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर है किसी हद तक आम आदमी का, तो आपको ऐसे महसूस होता है आप किसी पार्क में आ गए। और हमारा मजहब जो है वो तो मिनिमलिज्म का दर्स भी देता है ना, कि जितनी सादगी होगी उतनी ही फिर वही बात, क्योंकि सियाह बहुत ज्यादा सामान नहीं उठाता, तो टूरिस्ट के पास बहुत ज्यादा सामान नहीं होता, मुसाफिर जो मजा कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। जिब्राल्टर मॉस्क एंड सांचा क्लॉर मॉस्क के हवाले से हमने आज बात की। दोनों बहुत इंटरेस्टिंग लैंडमार्क्स हैं और दोनों को कैसे बनाया गया, पीछे हिस्ट्री क्या है और आजकल इनकी क्या स्टैंडिंग है, दोनों एक्टिव कैसे हैं, लोग कैसे वहाँ पे जा सकते हैं, इस सब के बारे में हमने जाना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वंस अगेन थैंकिंग डॉक्टर खुर्रम इलाही। हमने आगे बढ़ना है और हमारे पास नात है स्कर्दू से सैयद गुलफाम काजिम ने बड़ी ही खूबसूरत नात, बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ के साथ ये भेजी है, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनते हैं। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, हुजूर मेरी तो सारी मैं बेकरार था, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, एज यूजुअल खूबसूरत अंदाज। और वो जो बात दिल से निकलती है ना एक नात खां के, जिस तरीके से ज़ाहिर अकीदत करते हैं तो वो दिल तक पहुंचती है, दिल से निकलती है तो असर रखती है। और अल्लाह करे कि वहाँ पे भी कबूलियत हो, उस बड़े दर पे भी जिसके लिए हम ये हमारी सारी कोशिशें, हमारे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुताहिरा पर। आगे बढ़ते हैं और हमारा सिलसिला है रेहान भाई कराची से रोज़ाना की बुनियाद पर हमें आगाह करते हैं मुख्तलिफ जगहों के हवाले से। आज हम जा रहे हैं जनाब औरंगी टाउन, वहाँ पे एक सिरात मुस्तकीम फाउंडेशन है और इस फाउंडेशन की तरफ से वहाँ के लोगों के लिए ज़बरदस्त किस्म की इफ्तारी का एहतमाम किया जाता है और रौनकें लगाई पड़ी हैं। रोड साइड इफ्तार होती है, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इफ्तार करते हैं। हर साल जो है ना यहाँ पर हमें नज़र आता है कि बड़ी तादाद में लोग होते हैं। अब वहाँ पर इस मरतबा कैसा माहौल है, रेहान भाई से जान लेते हैं। एक तरफ तो डिफेंस और क्लिफ्टन जैसे इलाके हैं जहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर लोग अपनी फैमिली के साथ रोज़ा इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ औरंगी टाउन जैसा इलाका भी मौजूद है जहाँ पर लोग जो है इतनी इस्तिताअत नहीं रखते कि वो अपनी गुज़र औक़ात कर सकें। तो मुख्तलिफ अल्लाह ताला के बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, वो किसी न किसी तरीके से उनकी इस मुश्किल को आसान बनाते हैं। आप यहाँ पे हर साल इंतज़ाम करते हैं इफ्तार का, ये कैसे मुमकिन होता है आपके लिए? ये अल्लाह की मदद से मुमकिन हो रहा है, या वो लोग जो हमें बढ़ चढ़ कर सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे वॉलंटियर्स जो आपको इतनी बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पर काम करते हुए, यकीन करें कि ये अपने घर का दस्तरखान छोड़कर लोगों की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद है। 8 सालों से सिरात मुस्तकीम जो है औरंगी टाउन में ये दस्तरखान का एहतमाम करती है। सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि शायद किसी दस्तरखान में इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन आपको सर्व करते हुए नजर आए, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर फीमेल और मेल वॉलंटियर्स हैं। यकीन करें अपने हाथों से कम्युनिटी की सर्विंग में इस वक्त जो जरिया बन रही है, अल्लाह ताला इन सबको इतना अजर अता फरमाएगा, या वो लोग जो इसमें बढ़ चढ़ कर ताउन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत को यकीन जाने संवार रहे हैं। रोजाना कितने लोगों की इफ्तार का इंतजाम यहाँ पे किया जाता है? डेली बेसिस पे तकरीबन 300 से लेके 400 लोग यहाँ पर आते हैं। ये आप देखें हमारा ये वाला पूरा स्पेस फुल हो चुका है। सामने फुटपाथ का जो एरिया है वो भी हमने यहाँ पर लगा दिया है, वो भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फुल हो चुका है। कोशिश हमारी होती है कि बर वक्त हम लोगों को कम से कम रोज़ा इफ्तार यहाँ पर खुलवा लें। कराची जो है बड़ा कमाल का शहर है और गरीब परवर शहर भी है। कहीं पे आपको साहिब सरबत लोग दिखते हैं जिनके पास रखने को नहीं है, और कहीं पे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास घर में खाने को नहीं है। तो कराची जो है वो सबको अपने साथ लेकर चलता है, सबका सहारा बनता है और सबके सर पे साहिबान बनता है।
जी, ये थी सिरात मुस्तकीम फाउंडेशन और रेहान भाई हमेशा की तरह पूरा रमज़ान वो हमें नए नए जेम्स ढूंढ कर निकाल कर लाते रहे हैं और दिखाते रहे हैं कि कराची वाले किस तरह से करते हैं इफ्तार का एहतमाम। और आई मस्ट अप्रिशिएट सिरात मुस्तकीम फाउंडेशन और जितनी भी ऐसी फाउंडेशंस हैं जो कि अल्लाह की राह में अल्लाह की खुशनुदी के लिए कर रही हैं। अल्लाह आपको बहुत जज़ा दे, क्योंकि असल में तो वही है आपका जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं और उसी का सारा सवाब और उसी की सारी बरकत है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जी, साथ रहिए। रमज़ान और हम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कराची सिंध इसके मज़ाफ़ात में जितने भी लोग हैं वो भी अज़ान मगरिब होने के बाद रोज़ा इफ्तार कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत ज़्यादा दुआएं आपके लिए, उम्मीद है हम भी आपकी दुआओं का हिस्सा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, 19वां रोज़ा है आज और कल आपको पता है जागने की रात भी होगी और कल बहुत सारे लोग जो है ना वो एतिकाफ़ में भी बैठेंगे। तो एतिकाफ़ की अहमियत, एतिकाफ़ की बरकत के बारे में मौलाना इमरान बशीर हमारे साथ मौजूद होंगे, वो हमें बताएंगे इस बारे में। सबसे पहले तो ये कि रूहानी यकसुई का एक ज़रिया है, अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करने का ज़रिया है एतिकाफ़ का ये अमल, और ये इंसान को दुनियावी मशगूलियात से दूर करके इबादत, ज़िक्र और दुआ में मसरूफ़ करने का मौका देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मुस्तकिल तौर पर अदा किया और इस्लाम में एतिकाफ़ की क्या अहमियत है, इसकी फजीलत क्या है और इसे कैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली और इस्लाह का मौका मिलता है, इसको कौन बताएंगे? बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, बहुत ही अच्छा अमल है और बहुत ही पसंद किया गया है इसको। जब हम सारे दुनिया के झमेलों से हटकर अल्लाह के लिए, नहीं मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ कभी, अल्लाह करे कभी ऐसा हो, और काम की नोयत ऐसी आयशा के यहाँ से हम कर नहीं पाते हैं, तो यही बुनियादी वजह है। लेकिन तौफीक की बात है जी, अल्लाह कभी दे तो ज़रूर। इस वक्त चूँकि हमारे साथ इमरान भाई हैं। इमरान भाई थैंक यू वेरी मच। मौलाना इमरान बशीर साहब, एतिकाफ़ की अहमियत, फजीलत और मकासद ख़ास तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं क्या है, प्लीज़ इस पे ज़रा रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में आता है मन अतकफ़ यौमन इब्तिगा वजहिल्लाह, जो एक दिन अल्लाह की रज़ा के लिए एतिकाफ़ में बैठता है, अबअदहुल्लाहु बैनहु व बैनन नार सलासा खनादिक, तो अल्लाह इसके दरमियान और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों का फ़ासला फरमा देते हैं। एतिकाफ़ को जब हमारी ये ताक़ रातें शुरू होती हैं, पहली ताक़ रात जब आती है इंशाअल्लाह इस दफ़ा जुम्मे वाले दिन आएगी। जुम्मे वाले दिन मगरिब की नमाज से पहले हमने एतिकाफ़ में बैठना होगा और अल्लाह के घर की खूब खिदमत और सफाई करनी है। इसके ऊपर मैं कुछ गुजारिश अर्ज़ करूँगा और उसके बाद मोतकिफ़ीन ने अपने एतिकाफ़ को कैसे कीमती बनाना है वो भी अर्ज़ करूँगा। मौलाना, बेहतरीन मामूलात जो हैं एतिकाफ़ के दौरान बेहतरीन इबादत करने के लिए वो क्या हो सकते हैं, क्या किया जाना चाहिए, इस बारे में ज़रा रहनुमाई करें। एतिकाफ़ में जब बैठें तो रोज़ाना की बुनियाद पर एक एक मसनून दुआ ज़रूर याद करें। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी दुआ है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम किसी भी मुसीबत में किसी को देखो और देखकर ये दुआ पढ़ लो, मैं अल्लाह का महबूब गारंटी देता हूँ मरते दम तक वो बीमारी, वो टेंशन तुम्हारे करीब नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर किसी कैंसर के मरीज़ को देखा और देखकर ये दुआ पढ़ ली तो मरते दम तक आपको कैंसर नहीं हो सकता, ये हुजूर की गारंटी है। अब कोरोना वायरस आया, वैक्सीनेशन आ ही नहीं सकी, इतने अरसे के बाद आई कि लोगों का कितना नुकसान हो चुका था, कितनी जानें जा चुकी थी। ऐसे ही आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो इस दुआ को पढ़ लेगा मरते दम तक उस टेंशन से महफूज हो जाएगा। हाँ, वक़्त आ गया कि अलग बात है, वरना अल्लाह ताला इसकी बरकत से उस बीमारी की वैक्सीनेशन इसको लगा देंगे। तो इन दुआओं को याद किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही। ऐसे घर से निकलते हुए 2 जुमले हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। अगर फरमाया घर से निकलते हुए ये दुआ पढ़ ली, ये मसनून दुआओं के अंदर तमाम दुआएं पूरे अल्फाज के साथ मौजूद हैं, छोटे छोटे अल्फाज हैं, लेकिन फरमाया जब घर से निकलते हुए ये 2 जुमले पढ़ लिए तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, हुदीता हुफिज़ता कुफ़ीता वतनहा अनके शैतान, तुम्हारी हिदायत कर दी गई, रहनुमाई कर दी गई, हिफाजत किफ़ायत और शैतान को तुमसे दूर कर दिया गया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको एतिकाफ़ में बैठकर खूब रहमतें बरकतें समेटने की तौफीक। अब ये तो आपने कुछ मामूलात और अमलियात के हवाले से बता दिया, अगर मैं अजर और सवाब और एतिकाफ़ के इनामात के हवाले से मुख्तसर आपसे पूछूँ तो प्लीज़ इस हवाले से भी ज़रा। जो अल्लाह के घर में एतिकाफ़ बैठता है उसके लिए 24 घंटे नेकियां लिखी जाती हैं। यानी वो बाहर रह के जितने भी खैर के काम कर सकता था और यहाँ रह के वो नहीं कर पा रहा एतिकाफ़ की वजह से, तो फरमाया उसके लिए 24 घंटे की नेकियां लिखी जाती हैं। तो इसलिए तमाम ख़वातीन हज़रात से दरख्वास्त है कि एतिकाफ़ ज़रूर बैठें, ख़वातीन घरों में बैठें और मर्द हजरात मस्जिद में आके बैठें और बैठकर अपने वक़्त को कीमती कैसे बनाना है वो ज़रा तवज्जो फरमा लें। ये बड़ी अहम बात है
कि हम एतिकाफ़ को कीमती कैसे बनाएं। एतिकाफ़ को कीमती कैसे बनाना है कि हम 24 घंटे का अपना स्केजूल बनाएं, एक निज़ामुल औक़ात बनाएं। मैंने तहज्जुद में इस वक्त उठना है और मैंने रोज़ाना इतने घंटे तिलावत, मिसाल के तौर पर 8 घंटे आप सोने के लिए मुकर्रर कर दें, बकिया 16 घंटे कुछ मस्जिद की खिदमत, सफाई सुथराई, इबादत, नमाज, सलातो तस्बीह और तहज्जुद। सलातो तस्बीह का तरीका भी समात फरमा लीजिए कि हर रकत में 75 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। और उसका आसान तरीका है कि सूरह फातिहा से पहले 15 मरतबा, सूरह फातिहा सूरत के बाद 10 मरतबा, फिर रुकू की तस्बीह के बाद 10 मरतबा, फिर रुकू से उठते हुए 10 मरतबा जब उठ जाना है, फिर दोनों सजदों में 10-10 मरतबा और दोनों सजदों के दरमियान भी 10 मरतबा। तो यूँ 75 की मिकदार पूरी हो गई। किसी रुकन में रह भी जाए तो कोई घबराने की बात नहीं, अगले रुकन में पूरी कर लें, फिर भी भूल जाएँ तो कोई हरज वाली बात नहीं है। तो ये आका करीम अलैहिस्सलाम की दिली तमन्ना थी कि मेरा हर उम्मती रोज़ाना, हज़रत अब्बास से फरमाया हो सके तो रोज़ाना इस अमल को कीजिएगा, ना हो सके तो हफ्ते में, ना हो सके तो महीने में, ना हो सके तो साल में, अगर ये भी ना हो सके तो ज़िंदगी में कम अज़ कम। यानी आप इससे आका करीम की चाहत देखिए। तो एतिकाफ़ मोतकिफ़ीन जो हैं वो एतिकाफ़ में इन अमाल का भी एहतमाम करें। और इससे सबसे बढ़कर किसी का दिल दुखाया है, किसी का कोई लेन देन का मामला है, उसको वाजे करें, है तो दे दें, नहीं दे सकते तो उससे वक़्त लें कि भाईजान मैं फ़लाँ वक़्त तक आपकी ये अमानत आपको पहुंचा दूंगा। इस सारे मामलात को वाजे करते हुए एतिकाफ़ में बैठें। और अगर ये मामलात वाजे नहीं करते और हम जो डिजिटल माफ़ी मांगने का आज रिवाज बन गया है, शब कदर आती है या रमज़ान आता है तो हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में सबको माफ़ी नामे का एक मैसेज भेज देते हैं। इसका मतलब ये है कि भाई माफ़ करना है तो कर दो, नहीं करना तो ना करो, तो ना करो, क्या फ़र्क पड़ता है। नहीं भाई, माफ़ी मांगनी है तो प्रॉपर वैसे माफ़ी मांगने का हक है। आपका को दिल दुखाए, आपके किसी ने पैसे मारे हों तो आपसे वो कैसे माफ़ी मांगे तो आपको अच्छा लगेगा। उस अंदाज में हम दूसरों से माजरत करें। ये पैसों वाली बात तो दिल पे लगी है मौलाना, लेकिन ये बड़ा अहम मामला है कि हम एतिकाफ़ में बैठने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया। इंतहाई अहम अमल के हवाले से आपने हमें आगाह किया। जितने भी लोग एतिकाफ़ का इरादा किए बैठे हैं, हमें दुआ में शामिल कर लीजिएगा। अल्लाह आपके इस अमल को कबूल फरमाए। बिलाशुबा मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल के बाद ही आसानी बेइंतहा फजीलत है। पूरी दुनिया से खुद को काट लेना, अल्लाह की राह में कोने में बैठ जाना और फिर अपने आप को वक्फ कर देना, बहुत बड़ा अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, ज़िंदगी में एक मरतबा तौफीक दे इंशाल्लाह। इसके साथ ही हमारा वक्त जो है शो का वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।